अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ जी और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं जी। करें भाई, क्या प्रोग्राम है आज का? मैं तो मुबारकबाद देना चाहती हूँ। किस चीज़ को? एक शख्स को। किसको? अहम तरीन शख्स को। क्या? कौन? किस चीज़ की मुबारकबाद? क्रिकेट की। किसको मुबारकबाद? हमारी कारकर्दगी की मुबारकबाद। नहीं, मुबारकबाद किसको देनी है? ज़का अशरफ साहब को। अच्छा, और किसको? आपको थोड़ी दूनी है। वैसे आपने क्या किया? को देना। उनका देखिए बनता है, उनका क्रेडिट बनता है। ज़का अशरफ साहब की जबरदस्त कारकर्दगी। और बात सुन, मेरी बात सुनिए। कारकर्दगी ग्राउंड में दिखाने वालों की जो थी ना, उसको एक जुमले में समराइज करें। समराइज करने का तरीका कार ये है कि वो आजकल जो मैं कल प्रोग्राम में जिक्र कर रहा था कि एक मीम चल रहा है और उस मीम में वो बंदा कहता है भाई प्रोग्राम का क्या हुआ? तो वो क्या कहता है? प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो वो प्रोग्राम बढ़ गया। अच्छा, मज़े की बात, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मैंने अभी नोट की सुबह को, वो क्या है कि मैंने जब सुबह अखबार उठाया तो मुझे लग रहा था कि पहली हेडलाइन बड़ी जो है वो ये होगी क्रिकेट की होगी, क्योंकि हम बहुत बड़ा अपसेट हुआ है भाई। खैर, अपसेट बहुत सारे लोग इसको नहीं कह रहे, लेकिन ये कि अच्छा, मैं तो कहूँगी वैसे टेक्निकली नहीं, अपसेट नहीं है। हम पहले से हारे हुए थे, हमें पता था कि हार जाएंगे। हाँ, ये है बिल्कुल जी। अपसेट वो होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड हार हो। तो ये एक्सपेक्टेड हार थी बहुत सारे लोगों के। पिछले भी जो 2 मैचेस हम जीते थे वो तो नसीम शाह की वजह से जीत गए थे, तो अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे लोगों के लिए नहीं था। वो इतना आखिर में इतना छोटा सा डब्बा बना के और छोटे से डब्बे में लिखा हुआ है बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान को हरा दिया और अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त पर साबिक क्रिकेटर्स भी फट पड़े। तो ये बड़ा सा होना चाहिए था, लेकिन ये कि ज़ाहिर है बहुत सारे बाकी भी दूसरी भी चीज़ें हैं। तो भाई इस पर पब्लिक की भी राय लेंगे हम। लेंगे, बिल्कुल और लेंगे। बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेंगे। और आपको जो राय देनी है आप खुलकर आप अपनी राय दें, और ये जो मेरे खिले हुए चेहरे पर ना जाए, खुलकर बात करें कि भाई क्या मामला है। जो हुआ सो हुआ। उसका सिर्फ नहीं, वो ये हुआ कि प्रोग्राम बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया, ऐसे थोड़ा उसका एक्सेंट बना के बिल्कुल उसी के साथ फिर अच्छा प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो बस प्रोग्राम बढ़ गया। आज मेरा कोई बात करने का दिल नहीं चाह रहा, कुछ भी नहीं कहना चाह रहा। हम फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं और फिर वहाँ बैठकर जो है हम मजीद खबरों में आगे लेकर चलेंगे आपको। वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। अफगानिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान को हरा दिया। अफगानिस्तान में जश्न का समा। इसराइल की गजा के मजीद अस्पतालों पर बमबारी की धमकी, खाली करने का हुक्म। नॉर्वे ने इसराइल और गजा में जंगी जुराइम की तहकीकात में ताउन की पेशकश कर दी। अदालत किसी के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दे तो तस्लीम करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। बिलावल भुट्टो ने तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। आमदन से जायद असासजात केस एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया। ईसीसी ने घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस टैरिफ बढ़ा दिया। गैस 170 से 193% महंगी। मोदी सरकार में 25 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करवाए जाने का इंकशाफ। बांग्लादेश में मालबरदार और मुसाफिर ट्रेन के दरमियान खौफनाक तसादुम, 15 अफराद हलाक। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान पर असलहा लेकर चलने पर पाबंदी। जी, तो भाई ओवरऑल बुराई चल रही है। ओवरऑल बुराई आपने देख लिया खबरों में भी। भाई 200% गैस बढ़ जाएगी, ठीक है। अदालतों में जो है वो क्या हो रहा है उसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि है क्या हो रहा है। मुकदमे खत्म हो रहे हैं मिनटों में, चंद सेकंड, फास्टेस्ट सर्विस एवर। क्रिकेट में हम खत्म हो रहे हैं चंद सेकंडों में। पीआईए जो है ग्राउंड हो गई, फ्लाइटें खत्म हो गई, मंसूख हो गई। तो टोटल लॉस की सूरत हाल है और टोटल जिसको आप कहते हैं केओस। कल एक शख्स ने लिखा हुआ था, उसने लिखा था नहुसत छाई हुई है। तो शदीद नहुसत छाई हुई है हमारे मुल्क पे, अल्लाह रहम करे। और ऐसी वो जिसको कहते हैं ना मनहूस वक्त आया हुआ है, तो वो मनहूस वक्त से हम गुजर रहे हैं। तो और अल्लाह करे कि हम इससे जल्द निकलें। और हादसा एकदम नहीं होता, वो क्या था, वक्त करता है परवरिश। हादसा एकदम नहीं होता। तो पीआईए की हमने परवरिश की तो वो आखिर में आके फटी। भाई टीम जो है वो अच्छा वजह चल रही थी। इस पर बात करेंगे हम आगे कि क्या मसला क्या लग रहा है, क्योंकि बाबर ने भी कल कहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है।
और खिलाड़ियों को बहुत सारी दूसरी चीजों की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। बाबर ने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, और उनके जो हशमत है उनको मैं सुन रही थी, तो वो कहते हैं कि हमें सब समझ आ रही है। हम नहीं समझ है उन्होंने कहा, उनसे रमीज राजा साहब ने पूछा कि भाई ये मैच जो था वो किस तरह से आप लोग शुरू में, किस तरह से आप लोगों को क्या लग रहा था? कहते हैं मैच वाज इन आवर हैंड्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। उसने कहा मैच वाज मैच वाज इन आवर हैंड्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। 282 रन का कोई टारगेट नहीं होता, खैर बहुत स्पिन था विकेट पर, लेकिन ये कि फिर भी 282 वाली क्रिकेट का जमाना निकल चुका है। 300 से ऊपर अब तो कहानी चली गई है, और 400 तक की कहानी पहुंची। मैं अपने हिसाब तक की बात कर रही हूँ ना। 400 तो वो बनाते हैं, 400 से भी ऊपर निकल गए हैं जो टीमें होती हैं, जो खेलने आती जाते थे हमारे। लेकिन वैसे हम खेल ही रहे हैं, हम खेल नहीं गए थे, हमारी टीम और खेल ही रही है, वो खेलती है भाई। वो वीडियो तो दिखा दो, क्यों नहीं वीडियो दिखा रहे पाकिस्तान की हार की? क्यों, कौन रोक रहा है तुम लोगों को वीडियो दिखाने से? मुझे बताओ ना, खलिश हो रही है, कोई कुछ रह गया है, अभी कुछ रह गया है, हमें बार बार याद आए कि हम किस तरह हारे हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस थी हमारी। फील्डिंग आप देखें हमारे साथ, फील्डिंग से बॉल इधर से निकल जाती थी, इधर से निकल जाती थी बॉल, ऐसे फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, हर चीज ऐसी थी कि जिसके ऊपर बस हमें सिर्फ और सिर्फ अफसोस। कैच पकड़ना आता नहीं है, मतलब खुदा का खौफ करे, क्या कर रहे? खेल ही रहे थे, वैसे हम खेल रहे थे, कौम के जज्बात से खिलवाड़ कर रहे थे हम कल, और खेल ही रहे थे। खैर बहरहाल आपको अगली इंटरेस्टिंग खबरें भी जरा दे दें। कल के मैच से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें सामने आई, और तफसीलात के मुताबिक तो ज़ाहिर है आप सबको पता है कि शानदार कामयाबी की थी अफगानिस्तान की, और उन्होंने बड़ा ही फाइट किया। वाकई उन्होंने जिस तरह खेला, लग रहा था कि वो खेल रहे थे। प्लीज लगा दो, दिल चल रहा है, वीडियो लगा दो बस। अफगानिस्तान की कसम कल से दिल चल रहा है। स्टेडियम में मौजूद जो अफगान तमाशाई थे उन्होंने भी भरपूर जश्न मनाया। अच्छा, काबुल की आपको जरा बताएं खबर क्या है कि काबुल में जो है वो खास तौर पर इसका जश्न का इनेकाद किया गया। चेन्नई में अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में तारीख रकम करते हुए पहली बार पाकिस्तान को वनडे मैच में हराया है, और बड़ी फाइट करके, और वेल प्लेड, मतलब वेल डिजर्विंग ये विक्ट्री थी उनकी। वेल प्लेड जो उनकी गेम थी वो सारी नजर आ रही थी। अच्छा, सीनियर भाई जो हार है ना, तो काबुल में ये जश्न हम दिखा दें आपको, काबुल का ये जश्न चल रहा है। हाँ, तो जश्न ही होगा, जाहिर है। काबुल में बड़ी जहनियत तो अभी मैं बताऊंगा ना आप लोगों को, ये अफगानियों की जहनियत जो है ना, ये थोड़ी देर में अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। काबुल की जो, चलो भाई ठीक है, मैच जीते जश्न मनाओ, ओके, नो प्रॉब्लम, आई लाइक इट। आप जो है वो जीते, आपको जश्न मनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ग्राउंड में जो सारा आपका ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर हर जगह जश्न मनाएं, ग्राउंड में नाचें गाएं, एंजॉय करें, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। आपने अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी, बहुत अच्छी टीम आपकी, और आपने बड़ा ज़बरदस्त काम और इंग्लैंड जैसी टीम को हराया भाई, ठीक है, इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन, बिल्कुल। फिर आपने हमें हराया, बिल्कुल, कान में आवाज़ बंद कर दे मेरी, मानने वाली बात है जी। आपने हराया और बड़ा ज़बरदस्त हराया, और पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया जीतने के लिए, कुछ नहीं किया, मतलब वो डिजर्विंग लॉस थी हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उस पर आप जश्न मनाएं, नाचें गाएं, एंजॉय करें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम वीडियो नहीं देखेंगे भाई, चलो ठीक है ना। नहीं, अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो वीडियो ना देखे, बिल्कुल। लेकिन भाई नाचेगा, जो जीतेगा वो नाचेगा, और क्या, बिल्कुल। हम होते तो हम भी यही काम करते, और बड़ा शौक से और बड़े जोश खरोश से हम इस जीत का जो है वो मनाते हैं, हम इस जीत को। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपकी जहनियत की निशानदेही करती हैं, और वो जहनियत जो है ना, उस जहनियत को ठीक कर हमारी आंखें खुलनी चाहिए। क्रिकेट के मामले में भी हमारी आंखें खुलनी चाहिए, और रिलेशनशिप्स के हवाले से भी हमारी आंखें खुलनी चाहिए। पहली जहनियत की मिसाल आपको मिलेगी बाबर आजम की। मोहम्मद नबी बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं अफगानिस्तान के, बड़ा अच्छा स्पिनर है, बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। अब बाबर आजम जो है, उन्होंने वो लेसेस उनकी खुल गई मैच के दरमियान, तो वो लेस बांधने लगे, तो मोहम्मद नबी आ गए कि यार मैं बांध देता हूँ लेस, ये होता है, मतलब अच्छा गुड जेस्चर होता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबर ने एहतरामन वो पीछे हट गया कि नहीं यार तूने बांध, मेरे दोस्त, मैं खुद बांधूंगा। मतलब इज ए सीनियर प्लेयर, उसने कहा भाई कि मतलब उसने बताया लोगों को कि भाई एक सीनियर प्लेयर की इज्जत क्या होती है, ये वीडियो साथ चल रही है। उसने कहा अच्छा वो बैठ भी गया बांधने के लिए, लेकिन बाबर ने कहा नहीं यार, वो उसने जल्दी ग्लव्स उतारे और ये कर दिया। वेरी गुड, वेल डिजर्व, बहुत अच्छी। लेकिन नबी की भी फिर तो इधर मैं वो करूंगा कि नबी ने भी आगे होके उसके तस्मे बांधे, जो जूनियर भी है उम्र में भी, और मुखालिफ टीम का भी है। यस बिल्कुल। और ज्यादातर खिलाड़ियों के अंदर यही पॉजिटिव अप्रोच होती है, ज़्यादातर खिलाड़ियों के अंदर। अफगानिस्तान का खिलाड़ी भी जो है वो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं, और वो ग्राउंड के अंदर वो नज़र आता है कि हाँ यार ये खेलने के लिए आए। रिजवान वो जब अफगानिस्तान का बैट्समैन गिरा, उसको भी क्रैम्प्स पड़े, तो रिजवान फ़ौरन भागते हुए आया, और वो देखे रिजवान पीछे गया, और रिजवान पीछे जाते ही उसने देखा, फ़ौरन भाग कर आया कि यार इसको क्रैम्प्स पड़े हैं, उसका पाँव ऊपर है। उसने आके जो क्रैम्प्स को दूर करने के लिए ना पाँव को स्ट्रेच करते हैं, तो फ़ौरन उसने किया। जहनियत पॉजिटिव, और बहुत सारे
खिलाड़ी जो हैं अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के, इंडिया के, उनके अंदर भी ये पॉजिटिविटी मौजूद है और वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं और ये एहतराम आपको ग्राउंड में नज़र आता है। ये होना चाहिए। अच्छा, होता क्या है, हुआ क्या है, इस पर ज़रा हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है जी, ये तो चलो पॉजिटिव बातें हो गई ना, ये बड़ों का एहतराम आपने सिखा दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन 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 अब इब्राहिम ज़दरान बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, पहले ही मैं बोल दूँ, किसी को बुरा लगता है अगर तो गलत बात है। वो बहुत आला खिलाड़ी है, बहुत अच्छी बैटिंग करता है और कल भी उसने कमाल बैटिंग की। कल इनके खिलाड़ी सारे चले, बहुत अच्छे चले। कल हमारे बस छोड़ अच्छा, दोबारा शुरू करते हैं। हाँ, तो इब्राहिम ज़दरान, इब्राहिम जब आया अवार्ड लेने के लिए तो उसने अवार्ड की स्पीच में क्या कहा, जो लोग पाकिस्तान से अफगानिस्तान भिजवाए जा रहे हैं गैर कानूनी तौर पे, जो यहाँ पर रह रहे थे ना, उनको डेडिकेट करता हूँ मैं ये अवार्ड। भाई एक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मैं तो खैर मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप दें, बिल्कुल दें, कोई मसला नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कायल हूँ मैं हमेशा से और हमेशा रहूँगा इंशाल्लाह। तो मुझे इस बयान पर आपके कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं इस बयान से क्या सीख रहा हूँ, ये मेंटालिटी जो है ना, ये मुझे नज़र आ रही है कि देखो भाई, एक तो फिर वही बात है, मैं कहता हूँ कि भाई हमने अफ़गानियों को पनाह दी तो लोग कहते हैं आप ये ना कहें। भाई अच्छा भाई, तो क्या करें फिर? हमने आपकी जंग ज़दा माहौल से में हिस्सा भी डाला, लोगों को हिस्सा भी डाला, हमने जंग में हिस्सा डाला, सब कुछ हुआ, आपको बेघर किया, दी हमने बेघर नहीं किया, हमने किया, हमने ये काम किया। आप शदीद इस वक्त नेगेटिविटी दिखा रहे हैं अफगानिस्तान और अफगानियों के लोगों के लिए। मैं दिखा रहा हूँ, अपना आप पॉजिटिविटी दिखा दीजिएगा, आधी आधी बात कर लेते हैं, पहले मैं बोलूँ फिर आप बोलिएगा ताकि ना मामला सेटल हो जाए। अच्छा, हुआ क्या कि हमने आपको जगह दी यहाँ पर कि आप यहाँ पर आइए और हमारे मुल्क में रहें, महाजरीन जिस तरीके से आकर रहते हैं रहें भाई। उसके बाद जो कुछ हुआ, नेगेटिविटी, ये वो सारी चीज़ें, जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जिसके पास कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट या कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है रहने का, उसे हम वापस भिजवा रहे हैं। तो उस पर क्या एतराज़ है भाई? जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है वो रहे, वो घर पे हमारे रहे, वो सर पे हमारे रहे, वो जैसे चाहता है रहे। जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसको तो वापस भिजवाया जाएगा। और उसके हवाले से भी क्या कहा है कि आप जाएं अपने मुल्क में, वैलिड डॉक्यूमेंट्स लीजिए, उसके बाद आप जब आना चाहें हमारे मुल्क में आ जाएं। हमारा मुल्क है, कोई खाला जी का घर तो नहीं है ना कि जिसका जी चाहे जब चाहे जैसे चाहे बगैर पासपोर्ट वीज़े के आता रहे और यहाँ पर रहता रहे। तो अगर उनको आप डेडिकेट कर रहे हैं अवार्ड, तो थोड़ा सा इनको समझने की ज़रूरत है। बाकी तो फिर इंडिया वाले जिस तरह नाच रहे थे वो तो सारी दुनिया ने देखा, एंजॉय किया। उन्होंने नाचना ही था, जाहिर है। जब हम अपने रिलेशनशिप संभाले, हम इनसे नहीं जाते, जब हम किसी को निकाल रहे हैं और हम उनको ये समझा नहीं सक रहे कि हम क्यों निकाल रहे हैं, तो फिर तो जाहिर है उन्होंने जश्न ही मनाना है और उन्होंने जाके दुश्मन के साथ और कोई इतना नन्ना नहीं होता। हर एक को समझ नहीं भी आती बहुत सारी चीज़ों की। और हमारी बिल्कुल, जब एक हमारे अफगानिस्तान के रिलेशनशिप और हमारा डिफरेंट है आपस में, हम उनमें नफरत भी है, उनमें मोहब्बत भी है, उनमें साथ रहते भी हैं और साथ नहीं भी रह सकते। तो ये एक अजीब सा एक रिलेशनशिप है जो कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना से बन गया है। अब उसको साथ लेकर भी चलना है, अपने पड़ोसियों को आप बदल भी नहीं सकते। और एक हद तक आपका रिलेशनशिप भी है कि भाई पश्तो बोलते हैं, दरी है, फारसी है, वो सारा एक कल्चरल रिलेशनशिप भी हमारा उनके साथ है। तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीका ये था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि बजाय इसके कि वहाँ से इस किस्म के इंटरनेशनल फोरम्स पे बयानात आ रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ और लोगों के माइंड में, अब जो नहीं जानता इस सारे किस्से को, उसके माइंड में परसेप्शन बने कि शायद पाकिस्तान बहुत ही जालिम है और देखो लोगों को रख के अब आए टाइम पे आखिर में निकाल रहा है। तो बेहतर ये है कि हमारी हुकूमत को उनकी हुकूमत के साथ, तालिबान की गवर्नमेंट के साथ जाकर बैठें और उनको ये बताएं कि भाई देखो हमारे मुल्क में ये मसाइल हैं इस वक्त और इससे हमें ऐसे ऐसे डील करना है। और फिर दोनों की कोई जॉइंट स्टेटमेंट, कोई प्रेस की कुछ इस किस्म का सिलसिला हो जो दोनों तरफ से हो, क्योंकि ऐसे तरीक़ाकार पाकिस्तान का, उसमें बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है कि जिस तरह से इनको भेजा जा रहा है वापस। जाहिर है हर एक मुल्क में, इवन जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, हर जगह ये होगा, किसी के पास कागज नहीं होंगे, वो फौरन कहेंगे डिपोर्ट करो इसको, जहाँ से फौरन कहेंगे, हम कहेंगे नहीं जी सर सॉरी, लेकिन बस प्रॉब्लम उसमें सिर्फ ये है, टू स्टेट दैट यू मे गो, अगर आप चले जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हुजूर वाला प्लीज आप मेरे घर में काफी अरसे से बैठे हुए हैं तो प्लीज आप चले जाएं अगर आपको अच्छा लगे। ये हमारे तरीके नहीं होने चाहिए, हमारा तरीका भी यही होना चाहिए। बिल्कुल, आपको अपनी हुकूमत की बात ज्यादा बेहतर समझ आएगी, जो अपना आपसे बोलेगा तो इनको गालिबन नहीं, जिसके घर में रह रहे हो मेहमान बन के, उसकी भी बात समझ में आनी चाहिए।
ये तो हो सकता है इनको ना समझ आया, इनको क्यों नहीं, बड़े बड़े नन्हे, इनको कोई चीज समझ में नहीं आती, वहाँ आकर रहना किसी के घर में समझ में आता है, जाना समझ में नहीं आता। वाह भाई वाह। लेकिन हमारा जो एक पॉजिटिव या तरीके का एक लीगल स्टेप भी है, उसको भी अगर इस तरह से लीगली वो कर रहे हैं, इस पर हम अलग बात करेंगे। इरफान पठान भाई क्या नाच रहा है वो, ओहो हो। अच्छा, उन्होंने तो कहा भी था इंडिया के सहवाग ने कि मैं चाहता हूं कि अफगानिस्तान जीते, पाकिस्तान को अपसेट करे, तो वो भी उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। और अफगान बेचैन है कुछ, इरफान पठान साहब को बड़ी बेचैनी लाग हुई है बड़े अरसे से। सोशल मीडिया पर वो पाकिस्तान पर बड़ी टॉन्टिंग करते हैं और पाकिस्तानी फिर उनको जवाब देते हैं। पूरा उनका तो क्या कहते हैं, वो जी ही इसी पे रहे हैं हमारी खुन्नस में। हाँ, ऑक्सीजन है। तो उन्होंने कहा कि जी बेहतर टीम जीती है और शाबाश है जी अफगानिस्तान को। इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ, नाचो भाई, ठीक है नाचो, कोई बात नहीं, एंजॉय करो। पाकिस्तान की टीम में खातून को लाना चाहिए। वो क्या खातून है भाई, ओ हो क्यों, ओ हो। बल्कि खातून की टीम ही मेरा ख्याल है लड़कों से ज्यादा बेहतर ही खेल रही होगी, अगर हम उनको कारकर्दगी वाइज देखें तो। उनको भेजा करें, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वो बहुत अच्छा खातून है, वो दूसरे मुल्क की, ऑस्ट्रेलिया की खातून है, वो ग्रेस हैरिस उनका नाम है। वो खेल रही है बिग बैश। वो बिग बैश जो उसने खेला, तो बिग बैश खेलने के अंदर उसका बल्ला टूट गया और उस टूटे हुए बल्ले से उसने छक्का मारा है। कहते मैं इससे भी छक्का मार के दिखाऊंगी। हम तो छक्का ही, हमने तो 1000 पता नहीं कितनी गेंदों के बाद छक्का मारा है पावर प्ले में। इससे ज्यादा डरी हुई टीम मैंने दुनिया में नहीं देखी जो इतना डर के खेल रही होती है कि पावर प्ले में छक्का नहीं मार सके। इस साल का पहला छक्का था वो पावर प्ले में जो अब्दुल्ला शफीक ने मारा। दूसरी तरफ ये ट्वीट कर रहे हैं कि भाई इतना डर के खेल रहे हैं पावर प्ले में तो ना खेलो, और उधर मैं डर और मैं ये दुआएं कर रही हूँ कि अल्लाह मियां इनको डरता ही रखना, आउट ना हो जाए, डर के ही खेले। अब ये टेंशन है ना, डर के खेलोगे तो मर गया, डर गया वो मर गया। हाँ, लेकिन अंदाजा लगाएं कि पावर प्ले में लोग ये दुआएं कर रहे थे बैठे कि भाई टीम को वो जरा हौला खेले, आहिस्ता हाथ रखे और तरीके से खेले, ये ना आउट ही हो जाए। तो इससे बेहतर है कि सारे तरीके बढ़ गए भाई, सब बढ़ गए, सब बेकार बातें, कोई बात नहीं, जो भी हुआ बस ऐसा ही है। बस कोई इंसानियत नहीं है, कोई शराफत नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है। जैसे सारे मुल्क का निजाम चल रहा है वैसे ही क्रिकेट का निजाम भी चल रहा है। और क्या, और चलने दो। ये औरतें टूटे हुए बल्ले से छक्के मार रही हैं ऑस्ट्रेलिया की, और हमारे यहाँ पर जो हमारे खिलाड़ी हैं वो छक्के मार नहीं सक रहे। सोचें आप, पावर प्ले में साल का पहला छक्का, इस साल पावर प्ले में पाकिस्तान ने पहली मर्तबा छक्का लगाया है। इससे ज्यादा रिकॉर्ड है वैसे ये, लेकिन इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाला रिकॉर्ड कोई नहीं हो सकता है वाकई। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं शर्मिंदगी की खबरें बथेरी लाई हूँ आपके लिए आज। कौमी एयरलाइन के हवाले से भी जरा बात करते हैं। उधर भी शदीद शर्मिंदगी हो रही है और दिल उदास ले लो। लोगों के जज्बात क्यों नहीं आ रहे सामने? नंबर चला दें। और कौमी एयरलाइन के हवाले से बात दरअसल ये है कि सबको नज़र तो आ रहा था बड़े अरसे से कि ये डूबती जा रही है, लेकिन उसमें मुसीबत ये है कि मुल्क से मोहब्बत आपकी ये गवारा नहीं करने देती आपको कि आप इस चीज़ को जहन में लाएं भी कि कौमी एयरलाइन आपकी ख़त्म हो गई है, प्राइवेटाइज हो गई है। आप कोई नेशनल फ्लैग कैरियर नहीं है, अब ये एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट इदारा है और ये अपनी प्राइवेट कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन बहरहाल मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। कौमी एयरलाइन में ईंधन की फराहमी का जो है वो बदतरीन बहरान जारी है। बड़े दिनों से हम सुन रहे थे इनकी फ़्लाइटें ग्राउंड हो जाएंगी, इनकी फ़्लाइटें मनसूख हो जाएंगी। वही हुआ जिसका डर था। PIA ने मजीद 27 फ़्लाइटें जो हैं वो मनसूख कर दी हैं। PIA की कराची से लाहौर, रहीम यार खान और पेशावर की दो तरफा जो 7 परवाज़ें हैं वो मनसूख कर दी गई, जबकि कराची से मुल्तान, दुबई और इस्लामाबाद की 6 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। मुल्तान से जद्दा और अल-क़सीम 2 परवाज़ें भी मनसूख हो गई, और लाहौर, शारजा, दुबई, जद्दा, लाहौर, इनकी भी 4 परवाज़ें जो हैं ये मनसूख हो गई। इस्लामाबाद से दुबई, दमाम, मदीना, जद्दा, इसकी 4 परवाज़ें मनसूख हो गई। सारी लिस्ट में आपके लिए लेकर आई हूँ आज। इस्लामाबाद से दुबई, दमाम, मदीना, जद्दा की 4 परवाज़ें मनसूख, और बहुत ज़्यादा परवाज़ें मनसूख हुई। इसमें फिर जाहिर है कि भाई आसान अल्फाज में आपके पास बड़ा फारिग वक्त है, आप कहें सारी परवाज़ें मनसूख हो गई। जब लोगों ने पूछा, यानी कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। और तर्जुमान से जब लोगों ने पूछा PIA के कि भाई ये क्या सिलसिला है, क्यों अचानक ऐसा हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई बैरून मुल्क ऑपरेशन को तरजीही बुनियादों पर जारी रखा जा रहा है। यानी कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को हम चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उनकी तो तकरीबन पूरी की पूरी मनसूखी जो है प्रोग्राम तो बढ़ गया। ऐसे बोलना होता है, ऐसे ही बोलना होता है। अगली खबर आप सुने, अगली खबर सुने, क्या कुछ होता रहा है, क्या कुछ होता रहा है और क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। अब ईरान की तरफ जरा थोड़ा सा नाजरीन लेकर चलते हैं आपको। सैकड़ों ईरानी शहरियों को बोगस कागजात पर जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जारी होने का इंकिशाफ हुआ है,
और इस किस्म की हरकतें होती हैं, फिर लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। नादरा हुकाम की एक खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ ये हुआ है कि ये सैकड़ों जाली कार्ड जो हैं ये नादरा मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से ही नादरा ने जो है और नादरा बलूचिस्तान वहाँ के मुख्तलिफ सेंटर्स पर प्रोसेस हुए हैं। यानी कि नादरा का प्रोग्राम भी बढ़ गया। 223 से जायद ईरानियों के जाली शनाख्ती कार्ड जो है वो पंजगोर नादरा सेंटर में प्रोसेस किए गए। नादरा कार्ड्स के बाद इन शहरियों को मुबैना तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट भी मिल गए। और आप अंदाजा लगाएं कि ये बाकायदा तौर पर ये शहरी हो गए हैं पाकिस्तान के, और पासपोर्ट्स के बाद ये इधर ही नहीं रुके, ये ईरानी शहरी सऊदी अरब, अमरीका, मुत्तहिदा अरब अमारात के और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में चले गए। और नादरा के 1 दर्जन मुलाजमीन पर ईरानी शहरियों को जाली शनाख्ती कार्ड देने का इल्ज़ाम है। अब इन मुलाजमीन के खिलाफ चार्जशीट तो खैर नादरा हेडक्वार्टर को मौसूल हो गई है, लेकिन इस पर अमल दरामद होना बाकी है। अब देखते हैं कि इसके हवाले से क्या होता है। रिश्वत लेकर पासपोर्ट्स प्रोसेस किए गए ईरानी शहरियों के, रिश्वत लेकर जाली कार्ड्स बनाए गए। इतना इन लोगों को एहसास नहीं हुआ कि एक तरफ रिश्वत ले रहे हैं, दूसरी तरफ अपने मुल्क का कैसा कैसा नुकसान कर रहे हैं। यही मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं हमें। और आइंदा ठीक है ये लोग तो चले गए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये किसी ऐसी कार्रवाई में मुलविस होते या कोई ऐसी चीज़ की होती इन्होंने कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ लोगों की शहादत हो जाती, लोगों का नुकसान हो जाता, तो फिर हम क्या करते। आपकी रिश्वत के चक्कर में यहाँ पर लोगों का कितना नुकसान हो जाता। अब मुल्क को अलग शर्मिंदगी होती। 2 ममालिक के रिलेशनशिप्स, इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है कि 2 ममालिक के रिलेशनशिप्स अब इस तरह की हरकतों पर कैसे ख़राब या सही हो सकते हैं। बहरहाल प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो ये सूरत हाल है नाजरीन। ये भी मैंने सोचा कि आपको ज़रा ये पासपोर्ट और नादरा की भी, हालांकि नादरा वाज वन ऑफ दोज इदाराज हमारे पाकिस्तान के कि जिनको दुनिया मानती थी कि ज़बरदस्त आप लोगों ने सिस्टम तैयार किया है, और क्या मतलब नादरा की भी शान थी, और आज उसकी शान में भी गुस्ताखी करनी पड़ गई हमें मजबूरन। तो ये खैर सारी सिचुएशन गुस्ताखी हो रही है। हम सुबह से क्या कर रहे हैं, और क्रिकेट की शान में गुस्ताखी, या ये की शान में गुस्ताखी, नादरा की शान में गुस्ताखी, बिल्कुल सब बढ़ गया है, ऐसा ही है। लेकिन एक बड़ी ज़ाहिर है एक खिता दुनिया का ऐसा है जहाँ से सिर्फ तकलीफदेह खबरें सामने आ रही हैं, और उस तकलीफ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फ़लस्तीन, गाज़ा की जो पट्टी है, जो वहाँ पर हो रहा है, और जिस तरह से दुनिया देख रही है, और दुनिया के बड़े बड़े लीडरान, वेस्ट जो एक ज़माने में कहा करता था कि भाई हम तो चैम्पियन हैं ह्यूमन राइट्स के, वो चैम्पियंस ह्यूमन राइट्स के सब वड़ आ गए हैं। और 12 साला फ़लस्तीनी यूट्यूबर की आपको हमने कल खबर दी थी, बिल्कुल कि जो ओनी ओदूस है वो शहीद हो गया था, और यूट्यूब पर उनका चैनल था जिसमें उनकी ख्वाहिश थी, और बड़ी वीडियोस में उन्होंने ये कहा भी था कि मैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स का जो है वो ख्वाब सजाए बैठा हूँ, और इंशाल्लाह मैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो जमा कर लूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। उनको भी शहीद कर दिया गया, उनके साथ सारे घर वाले उनके शहीद हो गए। अब एक और अफसोसनाक खबर सामने आई है कि गज़ा पर इसराइली बमबारी के नतीजे में मारूफ मुसन्निफ़ा, शायरा और नावल निगार हिबा बुआंदा जो हैं वो भी शहीद हो गई हैं। और गज़ा की मारूफ मुसन्निफ़ा जो हैं हिबा, उन्होंने अपनी शहादत से 1 रोज़ कबल सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया था जो कि बड़ा वायरल हो गया था, और उन्होंने उसमें ये कहा था कि अगर हम मर जाएं तो जान लें कि हम साबित कदम हैं और हम सच्चे हैं। हम कोई जान झूठ के लिए नहीं देता, हम सच पे खड़े हैं, और हमारी मौत जो है इस चीज़ का सबूत होगी कि हम सच पे खड़े हैं और हम साबित कदम हैं। और ये 32 साला थी। अपने नावल से इनकी एक नावल था जिससे इनको बहुत पजीराई मिली थी, ऑक्सीजन इज़ नॉट फॉर द डेड। ऑक्सीजन इज़ नॉट फॉर द डेड, ये उनका नावल था, और इससे इनको आलमी शोहरत मिली थी। और ये इनका एक क्लिप था जो वायरल हुआ, और अब हम आपको इनकी शहादत की खबर भी सुना रहे हैं। हज़ारों शहादतें ऐसी हैं जो कि वहाँ पर हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। कुछ जादू हो, कुछ ऐसी चीज़ हो कि जिससे दुनिया में अमन आ जाए। एक वीडियो मैंने देखी, एक बच्चा है, बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, और एक बच्चा उनके आगे से गुजर रहा है, और उसको पहले पता नहीं था कि ये उसके ख़ानदान की डेड बॉडीज़ हैं नाजरीन। और जब उसको किसी ने शायद पीछे से आवाज़ दी है या कुछ हुआ है, तो उसने पहले एक तरफ देखा, और फिर उसने उन डेड बॉडीज़ की तरफ देखा, और वो लाइन से चलता गया, और एक एक को देख के रुक के। और मैं सोच रही थी कि इन बच्चों के जहन पे जो बच जाएंगे, जो इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी गुजारेंगे अपनी, उनके जहनों पर क्या यादें और क्या नक्श होगा। क्या है, एक वीडियो बच्चों की थी जो कि 5-6 साल के बच्चे थे, वीडियो में वो खेल रहे थे बिल्कुल। और वो खेल क्या रहे थे, उन्होंने एक चादर के अंदर अपनी छोटी सी बहन को डाला हुआ था, और बेसिकली वो खेल रहे थे उसका जनाजा निकालना, और वो आवाज़ें ये लगा रहे थे कि शहीद जो है वो अल्लाह के पसंदीदा लोग होते हैं। और वो उस जो उनका रेफ्यूजी कैंप था या जहाँ पर वो रह रहे थे, वहाँ पर वो भागते फिर रहे थे उस बच्ची को उठाए हुए, और उससे पूछा कि क्या खेल रहे हो, तो उन्होंने कहा हम ये जनाजा खेल रहे हैं। हमारे बच्चे क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, चोर पुलिस घर घर ये खेलते हैं ना, ये जनाजा खेलते हैं, ये इनके जहनों पर आता है। बिल्कुल
तो अल्लाह ताला उन पर भी रहम करे। अल्लाह बरतानिया की यूनिवर्सिटी में जादू सिखाना शुरू कर दिया ना उन्होंने आजकल। अजीब दुनिया बिल्कुल कि पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन खैर बहरहाल जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर पता नहीं कौन सी जगह है, वहाँ पर उन्होंने जादू टोने में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कराने का ऐलान कर दिया। भाई जादू सिखाएंगे वहाँ पर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी। सितंबर 2024 में ये प्रोग्राम शुरू होगा और जादू की तारीख का इसके अंदर बेसिकली मुताला करेंगे लोग। अदब, फ़लसफ़ा, आसार कदीमा, इमरानियात, नफ्सियात, ड्रामा और मज़हब जो है उसके हवाले से जादू का तज्ज़िया किया जाएगा और ये होगा। तो भाई अब ये जादू अगर सिखा ही रहे हो तो कुछ उन लोगों पर जादू करो जो कि सोए हुए, बिल्कुल सोए हुए, मरे हुए हैं, बल्कि कोमा में जा चुके हैं। तो एक हमारी क्रिकेट टीम पे जादू कर दो कोई, उस पर जादू वैसे हो ही गया है मुझे लग रहा है, लेकिन कोई जादू करो कि यूं सही हो जाए वो। और दूसरा एक आप जादू कर दो ये दुनिया में कोई अमन ले आओ, कुछ कर दो, जादू से ही होगा ये, नॉर्मली तो हो जाएगा। बहरहाल वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अदालतों में बहुत कुछ हो रहा है और अदालतों में कई ऐसे मुकदमे हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं और तफसील से गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। उसमें एक केस है साइफर का जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहा है और जिसमें उन पर और साबिक जो हमारे वजीर खारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन पर फर्द जुर्म आयद हुआ है। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब का केस था आमदन से जायद असासों का, जो कि कल ख़त्म कर दिया गया, जिसमें कि उन्होंने कहा शवाहिद मौजूद नहीं है। और तीसरे केसेस वो हैं जो नवाज शरीफ साहब साबिक वजीर आज़म पर हैं और अब उनको उनसे छुड़वानी है जान। अब इन सारे केसेस का क्या हो रहा है और इनमें कल क्या पेशरफ्त हुई और अब क्या होने लगा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं जो कि हमारे करेस्पॉन्डेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। वालेकुम अस्सलाम। साकिब साहब आगाज़ करते हैं। सबसे पहले 3 केसेस हैं, 3 बुनियादी चीज़ें पूछेंगे हम आपसे। पहले तो साइफर पर आ जाएं भाई, साइफर में क्या हुआ और क्या होने जा रहा है? साइफर में जो फ़र्द जुर्म है वो शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन PTI पर आयद हो चुकी है। 27 अक्टूबर को जो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं उनको अदालत ने तलब कर लिया है। 27 अक्टूबर को ये तलबी जो है वो 3 से 4 गवाहों की हुई है। बुनियादी तौर पर 28 गवाह हैं इस केस में। 3 से 3.5 महीने या 4 माह का जो टाइम जो है वो इस ट्रायल को मुकम्मल होते लग सकता है। अब ये कह सकते हैं आपके साइफर का बाकायदा तौर पर ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है और ये एक इन कैमरा ट्रायल है जो जेल में जारी है। चेयरमैन PTI इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील भी दायर की हुई है कि उनका ओपन ट्रायल किया जाए, ओपन फॉर ऑल, पब्लिक, मीडिया सब जो है वो देखें। और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन का ये मौक़िफ़ है कि ये कानूनी तौर पर इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के लॉ में लिखा हुआ है कि इन कैमरा होगी। लेकिन बहरहाल ये अभी तक जो सिचुएशन है उसके मुताबिक 27 अक्टूबर को भी इन कैमरा ही प्रोसीडिंग होगी इस केस की। और कौन कौन से गवाहान को तलब किया हुआ है 27 अक्टूबर के दिन? 27 अक्टूबर को इनिशली जो है वो जो गवाह हैं, ये साइफर चलता है अमेरिका से दफ्तर खारजा पहुंचता है। दफ्तर खारजा जिस डेस्क से हुआ फिर अमेरिका पहुंचा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास। तो पहले इनिशली जो जहाँ पे जिनके पास जो है वो ये साइफर आया था वजारत खारजा में, वो 2-3 अफसरान जो है वो उनको तलब किया गया है। वो आएंगे, ऑन ओथ स्टेटमेंट देंगे, उस स्टेटमेंट पर फिर जरा होगी और उस जरा के बाद नेक्स्ट जो गवाह है उस पर उसकी स्टेटमेंट होगी, जरा होगी। इस तरह ये 28 का जो है फिगर जो है वो पूरा होना ज़रूरी है। बड़ा तवील जो है वो ये प्रोसेस होता है। जिस केस में जितने गवाह ज़्यादा हों उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। बाजी की अगर बात करें तोशा खाना में सिर्फ 2 गवाह थे, उसमें तकरीबन 4 से 5 माह लग गए थे। तो इसको भी अगर आप बहुत ही स्पीडी चलाएं तो मेरा ये ख्याल है कि 3 से 4 माह पहले जो है वो ये केस ख़त्म होता नज़र नहीं आता। ठीक है, डार साहब पर आते हैं जी। डार साहब के खिलाफ कुछ ना मिला? डार साहब के खिलाफ नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है जो 2017 से 2022 या आप ये कह सकते हैं 2023 तक उनका ये मौक़िफ़ था कि उनके पास बहुत उनके ख़िलाफ़ सबूत हैं, करप्शन के सबूत हैं। कोई 80 से 83 करोड़ रुपए की जो ऑब्जेक्शनेबल मनी थी उसके हवाले से ये कह रहे थे कि आमदन से ज़ायद असासाजात हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये जो है वो रेफरेंस बना। उसके बाद कल हमने देखा यहाँ पे नैब ने क्लीन चिट दी इसहाक डार को और ये कहा कि उनके खिलाफ कोई करप्शन का सबूत मौजूद ही नहीं है।
और आज तक हमने देखा कि 6 साल में यही प्रोसिक्यूटर्स जो है वो उनके खिलाफ ये कहते रहे, ये चीज़ रिकॉर्ड पे लाते रहे, फिर उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया। फिर इवन जब इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया तो उनकी लाहौर में, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ जगहों पे जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो उनकी सेल परचेज़ के हवाले से मामला हाई कोर्ट्स में आते रहे। तो बहुत एक तवील मामला था, एक जो अदालतों में भी रहा, लेकिन आखिरकार उसका अंजाम जो है वो ज़ीरो साबित हुआ। नैब ने कहा इनके खिलाफ तो कोई चीज़ है ही नहीं है। तो उसके बाद फिर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर उन्होंने जो साखदार हैं उनको आखिरकार जो है वो इस केस से बरी कर दिया है। अब वो क्लियर हैं, बाकी भी जो को अक्यूज़ थे शरीक मुल्ज़मान तमाम को जो है वो इस केस से बरी कर दिया गया है। चले मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। अब नवाज शरीफ साहब वो कब बरी होने वाले हैं, मतलब उनके आगे केसेस का क्या होना है? जी बज़ाहिर जो लग रहा है, जो सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है, उसमें नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केसेस तो 3 हैं इस्लामाबाद की। एक तोशा खाना का केस है, तोशा खाना गाड़ियों का केस है, ये 2 अपीलें हैं उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक अल-अज़ीज़िया और एक एवनफील्ड अपीलें हैं। लेकिन ये प्रोसेस भी आपको बहुत जल्द जो है वो कंक्लूड होता नज़र आएगा और इन केसेस में भी बज़ाहिर ऐसे सिचुएशन लग रही है और जो केस के मेरिट्स हैं उनमें भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि बहुत जल्द जो है वो नवाज शरीफ इन केसेस से क्लियर होंगे। आज की अगर बात करें तो तोशा खाना नैब का जो केस है, साहब अदालत में, इस केस में एक रूटीन की कार्रवाई है जिसमें नवाज शरीफ साहब आएंगे, हाज़िरी लगाएंगे, उनकी ज़मानत हो जाएगी। हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस की जो अपील है उसमें कोई मसला नहीं है उनके लिए। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की अपील में क्योंकि उनकी 8 हफ्ते की ज़मानत थी और 8 हफ्ते बाद वो ख़त्म हो गई और उसके बाद 4 साल वो इश्तिहारी रहे हैं, तो उसमें उनके लिए इशू आ सकता है। अब उनकी लीगल टीम कौन सा रास्ता निकालेगी कि आज ही उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाए, आज ही उनकी रिहाई हो जाए, ये एक बड़ा एक अजीब सा जो है वो मंजर होगा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच 1 में। ये वही बेंच है जिस बेंच के सामने तकरीबन आज से 1.5 माह पहले चेयरमैन PTI का केस लगा था तोशा खाना का। वहाँ पर भी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी, तो सरदार लतीफ़ खोसा ने अदालत से ये कहा था कि उनकी सज़ा पहली हेयरिंग पे मुअत्तल कर दी जाए, लेकिन अदालत ने कहा था दूसरी तरफ को नोटिस करेंगे। फिर नोटिस हुआ, आर्गूमेंट्स हुए, 23 रोज़ के बाद उनकी ज़मानत हुई और आज जो नवाज शरीफ साहब हैं वो यही अदालत के सामने इस्तदा करते जो है वो बज़ाहिर नज़र आएंगे। अल-अज़ीज़िया में क्या अदालत आज ही उनकी सज़ा मुअत्तल करके आज ही उनकी ज़मानत जो है वो दे देगी? क्या आज ही उनको ये रिलीफ मिल जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब जो है वो आज तकरीबन 12 से 1 बजे जो समाअत होगी उसमें आएगा। इससे कबल जब उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी कि वो 4 साल के बाद मुल्क वापस आ रहे थे, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए नैब की प्रोसिक्यूशन टीम मौजूद थी। प्रोसिक्यूटर ने सेम डे सेम टाइम अदालत के सामने आकर ये कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। तो अगर आज भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये वो सूरत हाल होगी जिसमें नवाज शरीफ जो है वो किसी मुश्किल से निकल सकते हैं। अगर नैब भी आकर ये कह दे कि हमें कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज़ नहीं है, अगर उनकी सज़ा मुअत्तल करके उनको जो है ज़मानत दे दी जाए। सर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे कोई मुकदमा नहीं दायर किया अभी तक किसी ने वहाँ पर? नहीं, ऐसा अभी तक जो है वो कुछ नहीं हुआ। लीगल भाई देख ले, चले दायर कर लीगल होता है, वो भी लीगल ही करेंगे हम, क्या मसला है इसमें? कोर्ट में हो सकता है मुकदमा कि ये क्या हो रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका साकिब साहब, आप वहाँ पर जो है वो अपनी तमाम तर जो भी आपकी रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियां हैं पूरी करें और आगे बढ़ते हैं जी। फयाज यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से नुमाइंदे, और वो हमें बताएंगे कि जी कराची में 12 लड़कियाँ जो हैं उनकी लाशें मिली हैं और ये इनको नशा देकर कत्ल किया गया था। ये मामला क्या है? फयाज यूनुस साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। वालेकुम जी। फयाज साहब बताइए ये क्या मामला है 12 लड़कियों की लाशों का? देखिए, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के SSP जुनेद शेख हैं। इन्होंने एक मौक़िफ़ दिया था कुछ दिन पहले कि कराची में 12 लड़कियों की लाशें ईदी और छिपा ने दफना दी हैं। जब हमारी बातचीत हुई है ईदी और छिपा के हुकाम से, तो उनका ये कहना है कि 2 साल या 3 साल के अरसे के दौरान उन्हें 12 लावारिस लड़कियों की कोई भी लाशें नहीं मिली। इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा कम है। ये तमाम तर जो ख़बरें हैं इस तरीके से निकली कि सचल थाने के हदूद से 27
सितंबर को एक लड़की की लावारिस लाश मिली। जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के पास ये केस ट्रांसफ़र हुआ तो 4 अक्टूबर को पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया सच्चल थाने की हदूद से, जिनके नाम काशिफ, एजाज, साबिर और राजा थे। इन तमाम तर मुलजिमान ने दौरान तहकीकात बताया कि इन्होंने एक लड़की को हायर किया था और सुपर हाईवे के करीब एक गेस्ट हाउस में ले गए थे। इसी दौरान जब इस लड़की की हलाकत हुई तो इन्होंने कंबल में लपेट के लड़की की लाश को सच्चल थाने की हदूद में फेंका और फरार हो गए। पुलिस ने इन मुलजिमान को अब तक तफ्तीश पुलिस इन मुलजिमान से कर रही है, जबकि जो सहूलतकार जो खातून थी उनको अब तक हिरासत में नहीं लिया गया जिनसे इस खातून को हायर किया गया था। इसी दौरान जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के जो SSP थे उन्होंने कहा कि कराची में इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन जो अब तक तहकीकात की हैं आला हुकाम से, तो इससे पहले एक और केस जो रजिस्टर्ड सामने आया है वो डिफेंस का है, जहां पर जिन्ना अस्पताल में एक लड़की लाई गई थी जिसको मुर्दा हालत में छोड़कर एक कार सवार खातून और एक मर्द भाग गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उसका भी मुकदमा दर्ज किया था और उस मुकदमे में नामजद जो मरकजी मुलजिम था उसको गिरफ्तार करके जेल पे भेजा था। लेकिन अब तक पुलिस के जो आला हुकाम, हमारी जब DIG CIA से कल बात हुई तो उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने भी SSP जुनेद शेख से तमाम तर वाक़े की तफसीलात तलब की हैं, लेकिन अब तक रिकॉर्ड में सिर्फ चंद खवातीन का जिक्र है। अगर ये 12 खवातीन है तो इन तमाम तर खवातीन की लाशें कहाँ से मिली, कहाँ तदफीन की गई, कानूनी कार्रवाई कब और कहाँ हुई, ये पुलिस अफसरान इन तमाम तर सवालात के अब तक जवाबात नहीं दे सके। पुलिस की जानिब से बहुत जल्दी मौक़िफ़ दे दिया गया था कि 12 लड़कियाँ, अगर कराची में कोई भी गन शॉट साहब हमारे साथ मौजूद हमें इस खबर की तफसील से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं, एक बड़ी अजीब सी टर्म हमने सुनी, वो है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। और ये क्या है और ये क्यों होता है लोगों में, लोग इससे बड़े परेशान होते हैं, लेकिन ये जेन्युइन मसला है और ये लोगों में पाया जाता है। इसके हवाले से हम बात करेंगे कि ये क्या है और क्यों होता है। हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अमारा साद हाशमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमारा वक्त निकालने का। ये क्या है BDD? सो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एक टर्म है ऐसे लोगों के लिए जिसके अंदर पेशेंट, दूसरे लोगों को आपका डिफेक्ट नहीं नज़र आता, लेकिन पेशेंट खुद बहुत फिक्सेटेड होता है अपने डिफेक्ट को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहे कि मेरा एक नॉस्ट्रल मेरे दूसरे नॉस्ट्रल से बड़ा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आप बैठे हुए इसके अंदर एज ए ले पर्सन भी आपको नजर आ रहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, और एज ए प्रैक्टिशनर तो हमें नजर आ ही रहा है कि ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि आई एम अ प्रोफेशनल, मेरा काम है एसिमेट्री को देखना। ठीक है, मुझे भी अगर नहीं नजर आ रही और किसी आम इंसान को भी नहीं नजर आ रही, और एक खातून है जो हमारे पास आई है और जो फिक्सेटेड है इस चीज पे कि मुझे इसके लिए कोई प्रोसीजर कराना है कि ये दोनों एक दूसरे से बराबर हो जाएं, सो दैट इज कॉल्ड बॉडी डिस्मॉर्फिक। पाकिस्तान में भी लोगों को होता है? हाँ, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में होता है। पाकिस्तान में उल्टा होता है। पाकिस्तान में जिसके साथ बीमारी होती है ना उसको नजर नहीं आ रही होती। हम सब कह रहे हैं क्रिकेट टीम सही नहीं चल रही, क्रिकेटरों को नजर नहीं आ रहा। हम सब कह रहे हैं भाई सियासत में मामला सही नहीं लग रहे, सियासत वालों को कुछ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में तो उल्टा है। अच्छा, वैसे दैट्स ट्रू। पाकिस्तान में इसकी आई थिंक वो बहुत कम इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में डायग्नोज नहीं हो पाती। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि प्रैक्टिशनर्स को इस चीज का, इस बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का की समझ आती है कि भाई ये शख्स, मतलब मिसाल के तौर पे एक प्रैक्टिस भी तो है ना, आप लोग फीस भी लेते हैं, जाहिर है कोई प्रोसीजर करते हैं, तो एक शख्स है जो कह रहा है मेरा कर दो बस, तुम ये कर दो, और वो कहे आपको जरूरत नहीं है, ऐसा तो बड़ा कम ही होता होगा इधर भी। So, देखो ऐसे होता है कि ये बिल्कुल, और ये प्रैक्टिस खाली पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी कॉमन है कि एज अ प्रैक्टिशनर समटाइम्स ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है वेयर पीपल जस्ट कीप ऑफरिंग ट्रीटमेंट्स वन आफ्टर अनदर। अच्छा, बहुत कॉमन साइंस होते हैं, मैं तुम्हें पता है आई टेक वेरी लॉन्ग टाइम इन कंसल्टेशन। हाँ, ये कैसे पता चलता है कि अगले को ये प्रॉब्लम? कंसल्टेशन में जब आप बात कर रहे होते हैं तो कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जिसके लिए हम देखते हैं। ठीक है, कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जिसके अंदर पेशेंट आएगा, उसने 10-15 दिन पहले किसी और डॉक्टर से कोई प्रोसीजर कराया होगा, वो आपके पास आएगा कि मेरा प्रोसीजर मैंने कराया था और मैं उससे खुश नहीं हूँ, मैंने फिलर कराया, मैंने थ्रेड कराया, मैंने बोटॉक्स कराया, मैं उससे खुश नहीं हूँ।
आप पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, आपको लगेगा ठीक है, बिफोर पिक्चर्स देखने की कोशिश करेंगे, उससे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि अभी रिजल्ट क्या आ रहा है। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि 15 दिन के अंदर वो अपनी प्रैक्टिशनर के पास वापस क्यों नहीं गया। हाँ, कहीं और आया है, वो कहीं और आया है, क्योंकि पॉसिबली उसको उसके प्रैक्टिशनर ने कहा कि भाई यही था, उसने शायद फर्स्ट कंसल्टेशन पे आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये पेशेंट को बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, उसने ट्रीटमेंट ऑफर कर दी। अब वो पेशेंट उसके लिए नाक का दाना बन गया, ठीक है। वो पेशेंट बार बार उसकी प्रैक्टिस में आके उसको फोर्स करते हैं। देयर आर एक्चुअली स्टेटिस्टिक्स कि 10 to 12% सर्जन्स इन अमेरिका हैव बीन फिजिकली अब्यूज्ड, फिजिकली उनको, हमारे यहाँ तो हाँ बाय पेशेंट्स, हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन है ना, धमकी लगा दी, किसी को भी कुछ भी कह दिया, ठीक है, हमारे यहाँ तो कॉमन है। लेकिन कि मेरा ये ठीक नहीं हुआ, मेरा ये राइट था और ये आपने सही नहीं किया और डॉक्टर ही गलत है। बेसिकली ये जो मुश्किल सी टर्मिनोलॉजी जो भी आपने बताई, आप बोल सकते हैं BDD, तर्जुमा है वहम। सो ये एक काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है जी, बिल्कुल, ये एक काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन ये हमारे पास प्रेजेंट बहुत करता है एनेस्थेटिक्स, ठीक है। हमारे पास इसीलिए प्रेजेंट करता है क्योंकि दीज पीपल वांट टू डू समथिंग अबाउट द वे दे लुक, ठीक है। अब नॉर्मल इंसान की ख्वाहिश है कि वो अच्छा लगे, वो एंटी एजिंग करे, वो इस तरह से रहे, ठीक है, लेकिन अच्छा नजर आए, लेकिन एक पेशेंट है जो बगैर एक प्रॉब्लम हुए, ठीक है, जो डिफेक्ट एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता और वो उसके ऊपर फिक्सेटेड है। अच्छा, एक और रेड फ्लैग होता है कि वो बहुत ज्यादा शीशा देखते हैं। सारी लड़कियां यहाँ शीशा देखती हैं, लेकिन वो बार बार शीशा देखते हैं और वो बार बार कहते हैं कि ये ठीक नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं लग रहा। हमें देखें, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे किसी को, अच्छा, कल के मैच के बाद, लेकिन आज यही लेकर आ गए प्रोग्राम में बैठे। अच्छा, फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम उनसे पूछते हैं कि आप अपनी ये परेशानी को लेके कितना फिक्सेटेड रहते हैं, कितना आप इस टाइम कितना टाइम लगाते हैं इस बारे में सोचने के लिए। अगर आप पूरी रात सोच रहे हैं, कुछ पेशेंट्स आती हैं वो कहती हैं हमें सारी रात नींद नहीं आई क्योंकि हमने प्रोसीजर कराया और हमारा ये टेढ़ा है, ठीक है। फिर इसका इलाज कैसे करते हैं? फिर इसका इलाज सीधा बिकॉज इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर, एक तो सबसे पहले एज प्रैक्टिशनर्स इट्स गुड मेडिकल प्रैक्टिस कि आप यू हैव द राइट टू से नो टू अ ट्रीटमेंट, ठीक है। ऐसी ट्रीटमेंट जिसमें पेशेंट का फेस चेंजेस आप लेकर आ रहे हैं, वो पेशेंट आप उसको रिफ्यूज कर दें। अब ये होता है कि इस तरह के मरीज ये होते हैं, आगे से पूछेगा नहीं कि भाई क्यों नहीं कर रही हो आप, मेरा क्यों नहीं कर रही, यही तो नहीं, लेकिन हाँ, सो इट बिकम्स रियली टेम्पटिंग। ये एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छी बात की है, ये इट बिकम्स रियली टेम्पटिंग कि आप बिजनेस को नो कर रहे हैं, हाँ, और आप एथिक्स को हाँ कर रहे हैं, एथिक्स को हाँ कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अ गुड डॉक्टर विल ऑलवेज थिंक अबाउट देयर पेशेंट। लेकिन उनको फिर आप समझाएंगे कैसे? ये अब आपसे हम पूछेंगे, समझेंगे। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद अली साहब है राजनपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरमा जी सर। मोहतरमा, पहले तो आप और मंगल लाला का शो बहुत मैं शौक से देखता रहता हूँ। शुक्रिया सर, अच्छा शो है माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहबा से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे आंखों के नीचे ना काले काले धब्बे बने हुए, खत्म नहीं हो रहे। कोई आंखों के नीचे काले धब्बे? क्या उम्र है सर आपकी? आंखों के नीचे ना सर। आपकी उम्र क्या है? वो सर 35 साल। 35 साल, ठीक है। शादी वादी हो गई है? जी सर, मैरिज हो गए। क्या जरूरत है सर, फिर सही है, चल रहा है, चलने में क्या टेंशन ना ले। चले पूछते हैं सर देखें ना। क्वेश्चन है उनको मना कैसे करते हैं? वो मान मतलब उनको कन्विंस कैसे? हल्के हैं, इसमें भी आते हैं। सो मेरे पास जब मेरी प्रैक्टिस में इस तरह से पेशेंट आया और मैं आइडेंटिफाई कर लूँ कि ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, वो हमेशा काफ़ी जल्दी में होता है मरीज़ कि मुझे जल्दी कर दें, पहले दिन ही आते साथ ही इन्वेसिव प्रोसीजर कराना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी वो होती है कि वो थोड़े दिन पहले उन्होंने 1 महीना पहले कोई प्रोसीजर कराया होता है। कभी कभार होता है कि रिजल्ट अच्छा ना हो, ठीक है। आपकी कैपेसिटी में जो आप कर सकते हैं फिक्स करने के लिए वो आप कर सकते हैं कि आपको भी वो फर्क नजर आना चाहिए। एज अ प्रैक्टिशनर आपको वो फर्क अगर नहीं नजर आ रहा, दिस इज अ रेड फ्लैग, ठीक है। अच्छा, सो उसके साथ बात करते करते हम ये करते हैं कि क्योंकि अगर आप स्ट्रेट राइट रिफ्यूज करें या किसी को बताएं कि जी आपके साथ तो मेंटल प्रॉब्लम है, तो हम तो फौरन डिफेंसिव हो जाते हैं। उनको समझाना है, हौले हौले समझाना है कि भाई हाथ हौला रखें। सो उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर हम फेशियल चेंजेस बिल्कुल भी मैं ऑफर नहीं करती। मैं उनको ऐसा ट्रीटमेंट ऑफर कर देती हूँ जैसे कोई फेशियल हो गया। मैं उनको समझाती हूँ कि आप स्किन के ट्रीटमेंट पे काम करें, जिसके अंदर ये है कि स्किन के ट्रीटमेंट पे उनको एटलीस्ट फायदा होगा, उनको नुकसान नहीं होगा। इतना रैपो बिल्डअप हो जाता है 1-2 सेशंस के बाद कि
ये बात मुझे कहनी आसान होती है कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं या थेरेपिस्ट हैं और मेरे पास स्पीड डायल पे थेरेपिस्ट होती है। अच्छा। सो थेरेपिस्ट हैं, इनको आपको मुझे लगता है कि उनको देखना चाहिए, ठीक है। सो ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है। ठीक हो जाते हैं फिर थेरेपी वगैरह। सो आगे जब थेरेपी डेफिनेटली हेल्प्स। इसका एक्चुअली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज सीबीटी, लेकिन वो एक कंप्लीटली फिर डिफरेंट डोमेन है। वो उसके अंदर थेरेपिस्ट का काम आ जाता है, उसके अंदर फिर साइकियाट्रिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट का काम आ जाता है। मैं पूछ रहा हूँ कि सक्सेस रेशियो होता है, पीपल देन एक्चुअली रियलाइज कि हाँ ये प्रॉब्लम था एंड नाउ। सो देखो ये फॉलो अप जो है ना, फॉलो अप उतना ज्यादा हम नहीं कर पाते, ठीक है। मेरे पास ये रहता है कि एटलीस्ट अगर किसी को बिल्कुल बॉर्डर लाइन सा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर था, सो आई कैन से फॉर श्योर विद गारंटी, ठीक है, दोज पीपल हैव ट्राइड, मेड एन एफर्ट टू चेंज द वे दे थिंक। ओके, ठीक है, ठीक है, सही। अब वो कॉलर आंखों के नीचे आखिरी मिनट है, वो बेचारा आंखों के अपनी आंखों से प्रोग्राम देखते हैं हमारा, वो बैठे हुए होंगे, देख रहे होंगे उनका क्या करें। अच्छा, बताएं, शादी हो गई है उनकी, अच्छा ठीक तो है, रिश्ता नहीं फंसा हुआ, ठीक है। ओके, सो आंखों के हल्के जो होते हैं वो बहुत मल्टीफैक्टोरियल सी चीज़ है। यंग आपने 35 इयर्स बताई, 35 इयर्स एज के ऊपर ही आई थिंक दिस इज समथिंग जो उसका जेनेटिक कंपोनेंट हो सकता है। टाइम पे सोएं और टाइम पर उठें और फोन कम देखें तो काफी कम हो जाएंगे। हाँ, और फिर ये कि मेडिकल रीजंस कुछ होती हैं, उसके लिए आप डिटेल में कंसल्टेशन हम कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी करते हैं अगर आप आउट ऑफ इस्लामाबाद हैं तो। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर हमारा साथ हाशमी हमारे साथ मौजूद थी और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर पे बात करी थी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एथिकल ज़्यादा है और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो इसको ज़्यादा गौर से देखते नहीं है, तो ये समझने की ज़रूरत है पेशेंट को भी और डॉक्टर्स को भी। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सियासी मामला पर नजर डालते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ बयानात ऐसे आ रहे हैं कि जिससे लग रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब की वापसी और जो पॉलिटिकल एंट्री है उस पर कुछ थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे जी, कुछ बेचैनी है, वो बेचैनी क्या है, क्यों है, और कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर आप क्या कहेंगे, मतलब व्हाट इज योर फर्स्ट टेक ऑन हिज रिटर्न? जी अच्छे तरीके से आए हैं, अच्छी बात है, वेलकम करते हैं हम उनको पॉलिटिकली, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं समझता हूँ उन्होंने अपना नुकसान किया है, जो उनका नज़रियाती नुकसान हुआ है। अब ये पता नहीं कि वो उनका अपना नुकसान है या कोलैटरल डैमेज होता है। हाँ, अल्लाह करे किसी का भी ना हो नुकसान, लेकिन मजबूत लीडरशिप जब अपने पॉइंट पे यू टर्न लेती है तो यकीनन पॉलिटिकल क्लास का नुकसान होता है। तो ऐसा कौन सा आपको लगता है कि यू टर्न नवाज शरीफ साहब ने लिया है, किस बात पर उन्होंने यू टर्न लिया, ये बताएं ना जरा। देखिए मैं इस वक्त ज़्यादा उन पर बात नहीं करना चाहता, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अभी वो वापस आए हैं, वो बीमारी की हालत में एक इजाज़तनामा लेके और एक स्टाम्प देकर गए थे, तो 4 सालों बाद वापस आए हैं। तो मेरे ख्याल में उनको सियासत का मौका मिलना चाहिए। जहाँ तक तल्लक है उनकी सज़ाओं का, तो ये तो यकीनन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस मुल्क में होती रही है और हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे आगे ना हो। और जहाँ तक एक प्रोजेक्ट इमरान खान या प्रोजेक्ट इससे पहले जो पॉलिटिकली प्रोजेक्ट्स आए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए गए, फिर वो फेल हुए, अब एक नए प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि नया प्रोजेक्ट कोई ना हो, एक इलेक्शन हो, सिलेक्शन ना हो। तो इस वक्त हम पीपल पार्टी के वर्कर होने की हैसियत से हमारी यही ख्वाहिश है। हमारे चेयरमैन जो बार बार इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, वो इस मुल्क को भंवर से निकालने की बात करते हैं, या इस मुल्क के साथ जो खलवाड़ हुआ है वो उसके ऊपर मरहम रखने की बात करते हैं, और वो इलेक्शन के ज़रिए हो सकता है। इलेक्शन के बगैर ये सारी चीज़ें, ये मसाइल हल नहीं होंगे। डेमोक्रेसी मजबूत होगी, डेमोक्रेसी यकीनन आइडियल नहीं है, लेकिन अवाम के पास एक ही इख्तियार है और वोट का इख्तियार है, पर्ची का इख्तियार है। अगर आप अवाम से वो इख्तियार भी छीन लेंगे तो फिर रोटी कपड़ा और मकान तो ऑलरेडी लोग मांग रहे हैं, ये पर्ची का इख्तियार तो ना छीने ना उनसे। सही है, ठीक है, लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की आजकल बड़ी बात हो रही है, बखैर बड़े अरसे से हो रही है, लेकिन आजकल दोबारा वो शोर जो है वो उठा है। लेवल प्लेइंग फील्ड है आप लोगों के पास, पीपल्स पार्टी के पास?
अगर मियाँ साहब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो फिर काबिल दाद है। लेकिन इस वक्त जो खदशात हैं, जो परसेप्शन बनी हुई है, वो ये नहीं है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की दूसरी पार्टियों को देने की बात की जा रही है, वो तो एक आध पार्टी को ही फ़ायदा देने की बात हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए ये अच्छा शगुन नहीं है। तो जो बिलावल साहब ने कहा कि जी मुल्क से आमरियत ख़त्म हो गई है लेकिन एक नई तरह की आमरियत आ गई है, ये ज़रा थोड़ा सा अगर आप हमारे नाजरीन को समझा सकें कि ये जुमले का मतलब क्या है? देखिए जी, अब मुझे नहीं पता कि ये इसका क्या, मैं क्योंकि साथ ही था सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने बात की है, लेकिन इस सारी चीज़ों का हल यही है कि आप इलेक्शन जो है वो आवाम को और फैसला करने दें। कोई और फैसले करेगा तो ये एक आमरियत तो आप नहीं कह सकते, आमरियत नमा फैसले होते हैं वो इंडिविजुअल कोई भी हो, खा पॉलिटिकल बंदा कोई हो, खा कोई और बंदा हो। मैं समझता हूँ कंसेंसस के साथ उन्होंने बात की है, कंसेंसस के साथ कि चलाया जाए इस मुल्क को, पॉलिटिकली भी कंसेंसस हो और इदारों के अंदर भी डायलॉग हो, ताकि इदारों के अंदर भी एक कंसेंसस चीज़ आई जाए, एक इत्तफाक राय पैदा किया जाए। तो ये बात उन्होंने की है और इसमें मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए, इदारों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। सही है, ठीक है। लेकिन अब इलेक्शन की डेट की जहां तक बात है और जिस पर आप लोग एतराज़ कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होंगे, तो उसमें पीपल्स पार्टी को क्या मसला नजर आ रहा है? क्योंकि नवंबर की वैसे तो डेट होनी चाहिए थी 90 दिन के अंदर, लेकिन नवंबर में अब पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, तो इसलिए वो तो बात ही लपेट दी गई है और ना ही हमें भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नवंबर में होगा, हो भी नहीं सकता। तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में क्या मसला है? देखिए जी, जब तक शेड्यूल का ऐलान नहीं होता, कोई डेट नहीं दी जाती, तो उस वक्त हम कैसे यकीन कर लें कि इलेक्शन जनवरी के में होंगे या फरवरी में होंगे या मार्च में होंगे? तो मैं समझता हूँ कि आइनी पोजीशन के ऊपर रहना चाहिए और आइन बड़ी मुकद्दम चीज़ है और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट दे देनी चाहिए। ठीक है, चलें, उनको डेट देनी चाहिए। अब उस डेट के बाद वही मसला होगा कि फिर लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है। ज़रा थोड़ा सा आसान अल्फाज में खुल कर ज़रा आप बता सकते हैं कि इस वक्त किस किस के पास लेवल प्लेइंग फील्ड है और किस किस के पास नहीं है? देखिए जी, मैं समझता हूँ इस वक्त तक हमारी पार्टी को तो कम से कम नहीं मिल रही और मैं नहीं समझता कि ANP को या MQM को या और किसी पार्टी को, JUI को और मियां नवाज शरीफ साहब को, दो पार्टियों को ज़रा बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमारी यही डिमांड है कि सब पार्टियों को साथ लेके चलें और इस सिस्टम में कोई लाडला ना हो और किसी से नफ़रत ना हो, कोई प्रोजेक्ट ना हो, कोई ऐसा मंसूबा नया PC1 ना बने, पॉलिटिकल PC1 जो बनता है। तो मैं समझता हूँ कि वो हम यही चाहते हैं कि आगे चला जाए इस मुल्क को। आपने 1956 से लेके आज तक देख लेना जितने इलेक्शन हुए हैं, इस इलेक्शन को आहिस्ता आहिस्ता आप जितना क्रेडिबल करेंगे, आवाम के लिए काबिल कबूल करेंगे, उतनी फेडरेशन मजबूत होगी, मुल्क मजबूत होगा, नेशनलिज्म उजागर होगा। लेकिन अगर आप इस मुल्क के इलेक्शन को ही दागदार करेंगे तो फिर छोटे सूबों के पास सिवाय रोने धोने के या फेडरेशन पे तनकीद करने पे, रियासत पे उंगलियां उठाने के और क्या बचता है? तो हम इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये मुल्क मजबूत हो, इसकी आवाम समझे कि ये मेरे वोट से आई हुई हुकूमत है। अगर आवाम इलेक्टेड समझेगी तो ये अच्छी चीज़ होगी और अगर आवाम सेलेक्टेड समझेगी किसी को तो वो फिर अच्छी चीज़ नहीं होगी। आवाम को मौका तो मिले, चंद साहब, वोट डालने का वो का मौका मिले, फिर आवाम कुछ समझेगी कि वोट दिया नहीं दिया। लेकिन आपको प्रॉब्लम, मतलब वो समझ में नहीं आया कि पीपल्स पार्टी किस बात पर एक्चुअली दरअसल नाखुश है। देखिए जी, उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं, उसमें कैबिना में अंदर पॉलिटिकल एफिलिएटेड लोग हैं, उसमें ऐसी जो एक मीडिया पॉलिसीज़ देखी जा रही हैं, उसमें चीज़ों लोगों को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है कुछ इदारों के ज़रिए, कुछ अकाउंटेबिलिटी के नाम पे। तो मैं समझता हूँ कुछ हमारा जो आरओज़ हैं, आरओज़ डिप्टी कमिश्नर और महकमा तालीम के लोग और वही पोलिटिसाइज इंतज़ामिया जो है वो आरओज़ लगाए जा रहे हैं। तो फिर आरओज़ का इलेक्शन तो इससे पहले 2013 में भी जरदारी साहब ने कहा था और फिर 2018 में भी देख लें इलेक्शन की वजह से कितनी तरीक़ें चली। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो 2023 में इलेक्शन हो उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए और लोगों के अंदर एक हो कि ये हमारी पर्ची से आई हुई हुकूमत है, हमारे वोट से आई हुई हुकूमत है।
सही है। अच्छा, तो मतलब आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों का स्टांस ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नए सिलेक्टेड हैं। देखिए जी, इस वक्त तो मैं ये नहीं कहता कि अगली सिलेक्टेड हुकूमत वो जमात बनेगी या बनने में कामयाब होगी, या अभी इस वक्त कबल अज़ वक्त है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं अभी वाज़िया नहीं, अभी चंद दिनों में चीज़ें वाज़िया हो जाएंगी, लेकिन जो एक डायरेक्शन दी जा रही है पॉलिटिकली, एक डायरेक्शन है जो मुल्क की, उसमें अदल का जो फुकदान है, हर फैसलों में अदल का फुकदान है। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने टर्म यूज़ की है, अदल का फुकदान। ये क्या आपका इशारा इसहाक डार साहब की तरफ है, जो उनकी सज़ा ख़त्म हुई है आमदनी से, जो ज़ायदा सजात है, उसका मामला था, ये उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? लेकिन जी जो निज़ाम अदल है ना, ये तो बिल्कुल ही जो इससे पहले जितने भी फैसले हुए हैं, सज़ा जज़ा जो हुई है, ये तो कभी भी मैं तो उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता। और मैं समझता हूँ कि जितने पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस हैं या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे बनाए गए केस हैं, उसमें वो लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं जो जेन्युइन, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा हुआ है, जेन्युइन जिन्होंने इस मुल्क के ऐसी पॉलिसी मेकिंग की है जिससे लोगों को फ़ायदे दिए हैं, रियासत की कीमत पर, लोगों को इदारों की कीमत पर। तो जो पॉलिसी मेकर थे, वो जो बेनिफिशरी थे, वो पॉलिसी मेकिंग में आ गए। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जहाँ तक किसी के बरी होना या किसी को सज़ा होना, ये तो अदल की बुनियाद पे होना चाहिए, और मैं पुरानी सज़ाओं को कोई आइडियल नहीं समझता। अच्छा, एक और चीज़ लेवल प्लेइंग फील्ड की ज़रा बता दें कि इस वक्त क्या, चलें आपने बाकी जमातों का बता दिया, पीटीआई को लेवल प्लेइंग इस वक्त मिल रही है या नहीं मिल रही है? नहीं, मैं समझता हूँ जी किसी जमात को भी नहीं मिल रही। जिनको मिल भी रही है उनका भी नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा। जब उनके ऊपर उंगली उठना शुरू हो जाएंगी तो उनका पॉलिटिकल फेस तो अच्छा नहीं रहेगा ना, साफ नहीं रहेगा। हाँ, उस पर वो कुछ आ जाएंगे ऐसे निशान जो तारीख में फिर साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पीटीआई हो या एमक्यूएम हो या एएनपी हो या अवामी बेंगल साहब की पार्टी हो, ये सारी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। सही है, सही है। लेकिन अब आपकी पार्टी फैसला क्या करेगी अगर यही चल रहा है आप जो बता रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है मुयसर? तो फिर इस सिचुएशन पर पीपल्स पार्टी का फैसला क्या है और क्या करेगी वो? देखें जी, हम अपना फैसला, हमारी पार्टी जो फैसला करेगी, हम अभी तक तो पार्टी ने कोई ऐसा स्टांस नहीं लिया। हम इदारों से ही कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से ही कह रहे हैं कि आप प्रोएक्टिव निगरान हुकूमत से ही मुतालबा कर रहे हैं, और अभी तक तो हम उनसे मुतालबा कर रहे हैं। और फिर सियासी जमातों के पास बड़े ऑप्शन होते हैं, फिर सियासी जमातें मिल बैठ के, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो डायलॉग पे, एंगेजमेंट पे बिलीव करती है। पीपल्स पार्टी तो कभी भी सोलो फ्लाइट की कायल नहीं है। हम समझते हैं कि इदारों को साथ मिल के, पोलिटिकल फोर्सेस को साथ मिलाकर और इन इदारों को न्यूट्रल करके आपको आगे चलना चाहिए। और अब नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि सबसे हम राब्ता करेंगे तमाम लोगों के साथ, उन्होंने एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बनाने का कहा है तमाम पार्टियों के साथ, तो उस पर आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा? देखें जी, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब सीनियर सियासतदान है, आसफ अली जरदारी साहब हों या बिलावल साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान हो, इनको मिल बैठ के इनको बड़े सियासतदानों का रोल अदा करना चाहिए, और तमाम दूसरी पार्टियों को भी साथ बिठा कर मुल्क जो क्राइसिस में है, जो पब्लिक क्राइसिस में है, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इन अवाम के इश्यूज़ बड़े बुनियादी हैं। और ये इश्यूज़ जो हैं, ये पॉलिटिकल एलीट को या अशराफिया को या टॉप के जो बिजनेसमैन हैं, ये उनके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी कि अवाम का एक मेजॉरिटी तबका जो है वो बुनियादी सहूलतों से महरूम हो, वो उसके साथ इंसाफ भी ना हो रहा हो, उसके साथ मुआशी इंसाफ भी ना हो, तो फिर वो कैसे इस रियासत के लिए बेहतर होगा? रियासत में फिर गैर यकीनी सूरत हाल जो आएगी, अदम इस्तेकाम आएगा, तो उससे फिर आपकी कोई पॉलिसी, खा इलेक्शन हो या कोई इकनॉमिक पॉलिसी हो, वो उसको तकवीयत नहीं पहुँचती और उसके ऊपर अवाम मोहर नहीं लगाते, तो वो दुनिया को भी काबिल कबूल नहीं होती। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कल मैच हुआ और अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तान को मिली एक अफसोसनाक, इबरतनाक, खौफनाक, शर्मनाक शिकस्त। और इस शिकस्त के बाद क्या होगा और ये शिकस्त क्यों हुई? तारीखी शिकस्त तो ये थी ही और पहली मरतबा ज़ाहिर है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया। आपकी राय हम जानते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और बताइए आपको क्या लगता है कि ये मामला ऐसा क्यों हुआ है? क्यों ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की टीम जो कि दुनिया की नंबर 1 टीम थी और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी जा रही थी, बॉलिंग अटैक हमारा इतना ज़बरदस्त था, तो क्यों ऐसा हुआ कि हम अचानक हीरो से ज़ीरो हो गए? फ़ोन लाइन प्लीज़ अगर इन कर दें और हमारे जो स्क्रीन है उसके ऊपर नंबर चला दें तो हमारी जो आवाम है वो हमसे बात कर सकेगी। अवामी राय का ये सेगमेंट है, ये आपको नज़र आ रहे हैं साथ साथ विजुअल्स जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो पाकिस्तानी बॉलर्स को बस मार रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये उन्होंने जिस तरीके से विनिंग शॉट लगाए और जीते और फिर उसके बाद जश्न का जो समा था, एक एक चीज़ इस दिल पर नक्श हो चुकी है, एक एक चीज़। और ये हार पाकिस्तानी टीम तो भूल जाएगी लेकिन हम नहीं भूलेंगे। हम वैसे आयरलैंड से भी हारे थे एक ज़माने में, 2007 का वो वर्ल्ड कप था और उस वक्त जब इंज़माम उल हक साहब जो कि आज भी टीम के करता धरता हैं, वो उस वक्त भी टीम के कप्तान थे, उनका आखिरी मैच था, वो बाहर निकले थे, आउट होने के बाद उनकी आंखों से आंसू रवां थे और पूरी कौम अफसोस में थी कि ये हुआ क्या, ये क्या हुआ, पाकिस्तान की टीम आयरलैंड से हार सकती है, कैसे ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की टीम अब एक मरतबा फिर रिकॉर्ड साज तारीख़ी हार पाकिस्तान की टीम की, अफ़गानिस्तान ने हमें 8 विकेटों से हराया और हमें लगता था कि हमारी कुछ न कोई चीज़ तो चली जाएगी। बैटिंग 282 रन हम बना सके जो कि कम थे मेरे हिसाब से। कौन है जी कॉलर का नाम भी यासिर साहब हैं, मुजफ्फरगढ़। यासिर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अमाद यासिर है, मुजफ्फरगढ़। जी अमाद साहब। सर सबसे पहले तो हमें एज अ नेशन हमें बहुत मायूसी हुई है कि हम अफगानिस्तान जैसी टीम से हार गए। लेकिन सर हम इस मौके में एज ए नेशन हमें सपोर्ट करनी चाहिए पाकिस्तान टीम को। जितने भी पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स बैठे हैं कोशिश करनी चाहिए सपोर्ट करें। हाँ जी, क्या हुए कैसे सपोर्ट करें, अब क्या करें? मतलब अब सर पे तो बिठाया हुआ है इनको और क्या करें? मतलब अभी इतने बुरे तरीके से हार रहे हैं हम, तो उस पर कुछ तनकीद तो बनती है ना सर। ये सर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए सर, लेकिन हमें एज अ मैं तो सर यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान जीते सर, हमारा दिल तो कहता है, लेकिन अब ऐसा क्या किया जाए कि अपने चले आप करें कंस्ट्रक्टिव तनकीद करें, आपको खुलकर हमारे प्रोग्राम में मौका दिया जाता है। आप बताएं क्या क्या कंस्ट्रक्टिव तनकीद हो सकती है पाकिस्तानी टीम पर? जैसे सर कल साउथ आउट हुआ है, वो बार बार एक ही शॉट पे आउट हुआ है और इमाम उल हक भी एक ही शॉट पे। कि अगर सर ये हो सकता है कि जैसे मैसेज भेजते हैं कि ऐसा हो जाए सर, ये हम कोच को कहते हैं कि वो इस को लीगली ले और उनको उस शॉट की प्रैक्टिस करवाए। और पाकिस्तानी सर ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये प्रैक्टिस की बात नहीं है, माइंडसेट का मसला होता है। सबको पता है कौन सा शॉट खेलना है और कौन सा शॉट नहीं खेलना है, माइंडसेट का मसला है मेरे ख्याल से। लेकिन आपकी बात बहुत शुक्रिया सर। आंखों पर हमारे यासिर साहब मुजफ्फरगढ़ से। मिसिस शौकत साहिबा है हमारे लाहौर से। लाहौर। मिसिस शौकत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो आप बताएं क्या पकाया खाने में आज आपने, या बस दिल ही नहीं चाह रहा था? क्या पकाएं खाने में, आप बताएं। ये तो सवाल बहुत बुरा है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये अम्मी भी पूछती हैं। बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जी देखें, रऊफ ने पिछले मैच में इतने रन दिए थे, जमान खान को बैठाया हुआ है, उसको नहीं खिलाया। हाँ, वो ट्रैवलिंग रिजर्व है ना, उसका पूरा प्रोसेस है, वो किया ही नहीं उन्होंने बिल्कुल। हाँ जी, इनको सिर्फ आप ऐड दिलाते रहे टीवी पे बस। हाँ, ऐड कर लो, यस, बाल बनवा लो, शेव करवा लो, ये बात बिल्कुल। हाँ जी, इसमें ये खुशी इतना कमा लेते, इनको क्रिकेट खेलने में क्या दिलचस्पी है? और क्या, सही रात भर सोते नहीं है, हमारा गर्दी करते हैं। आप ये बताएं कि क्रिकेट किस तरह खेलेंगे? इतनी मार पड़ी है हारिस रऊफ को, तो इतनी मार पड़ी है पिछले मैच में भी। आप ये बताएं, इन पे कोई चेक ही नहीं है, जबकि ज़काशत साहब उधर बैठे हुए। हाँ, वो नहीं है इन पे, बिल्कुल चेक करना चाहिए। घूमने गए हुए वहाँ। अब इलाज क्या है, इलाज क्या है मुझे बताएं।
इनका इलाज यही है, सारी टीम को फारिग करे। हमने हार नहीं है ना, तो यंग टीम बना ले, वो भी हारेंगे तो ये कौन से बूढ़े बूढ़े हैं, ये भी तो यंग हैं। हाँ, इफ्तिकार माशाल्लाह यंग है। इफ्तिकार देखें, उसने तो कल बड़ी कोशिश की, पिछले मैच में भी उसने बहुत अच्छा खेला, इस मैच में भी अच्छा कोशिश की। शादाब को आप देख लें। हाँ, शादाब, शादियां हुई है ना सबकी, ताजा शादियां उनको बेग में याद आ रही हैं। बस ये मसला है, बेगम को साथ भेजना चाहिए था। बेग में याद आ रही है तो घर भी वापस आना है कि उन्होंने वहीं रह जाना है। हाँ, अच्छा, बेगम बेलन से मारेगी। फवाद चौधरी साहब ने कल एक बड़ी मजेदार ट्वीट की हुई थी कल के मैच के बाद। उन्होंने कहा कि काकड़ साहब से मेरी ये दरखास्त है। थैंक यू मिसेस शौकत साहब, थैंक यू। फवाद चौधरी साहब कहते हैं मेरी काकड़ साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से दरखास्त है कि पूरी टीम को अफगानिस्तान भेजें। और मेरी काकड़ साहब से ये दरखास्त नहीं है, मेरी तो आसिम मुनीर साहब से दरखास्त है। सर आप कुछ करें, आप हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं, आप कुछ करें खुदारा। बस ऐसे ऐसे खिलाड़ी हमारे बेंचों में बैठे हुए हैं कि बस मैं क्या बताऊं, बेचारा वो बैठा हुआ है। वो स्पिन पिच थी, 40 ओवर अफगानिस्तान ने स्पिन कराया यार, 40 ओवर। कोई आप सोच लें, जब पता है कि ये पिच हमारी, पता है टीम का मसला क्या है? हमारी टीम वो है कि जब हमारी टीम बैटिंग करने जाती है ना तो पिच बॉलिंग पिच बन जाती है, जब हमारी टीम बॉलिंग करने जाती है तो वो पिच बैटिंग पिच बन जाती है। ये मसला है, ये पिचों का मसला है, हमारा नहीं। हम तो बिल्कुल सही खेल रहे होते, अब पिच ही बदल जाए तो उनके टाइम पे वो बैटिंग पिच बन गई, जब अफगानिस्तान बैटिंग करने आया वो पिच ही बदल गई, पिच बैटिंग पिच बन गई अचानक से। हम जब जी समी साहब शेखुपुरा से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी समी साहब फरमाएं, कल मैच तो आपने देखा होगा। जी देखा है। मैं बात यही करना चाह रहा हूँ कि कल अफगानिस्तान से बहुत बुरी तरह मैच हारे हैं। क्यों हारे सर, आपको क्या लगता है क्यों हारे? हम यार टीवी की आवाज़ बंद कर दो, खुदा का वास्ता है। जिस तरह हम चाहते हैं ना इस वक्त क्रिकेट की आवाज़ बंद हो जाए, उस तरह क्रिकेट की आवाज़ के साथ टीवी की आवाज़ भी बंद करो मेरे प्यारे भाई। बंद कर दी। अब बताएं क्यों हारे? अब बताओ। अरे हम ये कहते हैं कि बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन है, हमारी टीम नंबर 1 है। हमें ऐसे नंबर 1 का होने का क्या फायदा कि हमारी टीम अफगानिस्तान जैसी टीम से हार गई है। वो उधर विराट कोहली को देख लें, वो टॉप 10 वो तो बेइंतहाई शर्म नहीं आती उसको, इतना खेलता है, इतना अच्छा खेलता है, इतना अच्छा खेलता है, कोई बेशरम इंसान खड़ा हुआ है। हमें ऐसा अच्छा खेलने को हमने क्या करना है? विराट कोहली को देख लें, वो नंबर 10 में भी नहीं है, लेकिन हर मैच वो अकेला ही जितवा रहा है इंडिया की। वैसे ऐसा क्यों है कि वो नंबर 10 में भी नहीं है इतना अच्छा खेलने के बावजूद? मुझे सवाल ज़हन में आया है, जो बहुत बुरा खेल रहे हैं वो नंबर 1 है और जो बहुत अच्छा खेल रहा है वो नंबर 10 में भी नहीं है। ऐसा क्यों? ये कौन सी आईसीसी कैसे ये निकालती है रैंकिंग? वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, ये सारे अपने लिए खेल रहे हैं। इन्हें ये है कि पता कि शादाब खान ने 12, 15, 20 मैचों में कुछ नहीं किया। उसे पता है बाबर आजम मेरा दोस्त है, मैं खेलना ही है, मैंने खेलना ही है, किसी और को उसने लाना ही नहीं टीम में। सही बात है सर, बस ये दोस्ती रिश्तेदारियां जान पहचाने ये सब चल रही है। मेरिट ही नहीं हमारे डिसाइड हो रहे, कभी सेठी साहब आते हैं, कभी ये। अभी तब तक तो पीसीबी के चेयरमैन का नहीं पता लगता है इस मुल्क में कि कौन आएगा कौन जाएगा, क्यों बदल रहे हैं, किस लिए बदल रहे हैं, पिछले में क्या किया, अगला क्या करेगा इंशाल्लाह। तो जब ये आलम हो तो फिर वहाँ पे टीम तो ऐसी ही होगी ना। चले जी एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक मजीद क्रिकेट पे बात करेंगे, आप लोग रेडी रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान की शर्मनाक, इबरतनाक, खौफनाक हार पर हम बात कर रहे हैं और आपकी कॉल्स भी हम साथ साथ शामिल कर रहे हैं, आपका भी हम नज़रिया जान रहे हैं कि भाई मामला है क्या। और इस वक्त हमारे साथ क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। सर बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। ये सर देखें परफॉर्मेंस इतनी बुरी कि आप बस हारे ही जा रहे हैं। ये हो क्या गया इंग्लैंड की टीम को? हैं इंग्लैंड की टीम को आप भी घूम गए लगता है मुझे। जी सर सर यही हुआ है सर। देखें इंग्लैंड की टीम की भी तो बुरी परफॉर्मेंस है ना, हम अपनी छोड़े अब इंग्लैंड की फिक्र करें सर हम। लगता है हम दोनों इंग्लैंड और पाकिस्तान एक ही कश्ती के सवार हैं। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस भी बड़ी पैथेटिक है, वर्ल्ड चैंपियन है, डिफेंडिंग टाइटल डिफेंड कर रहा है, लेकिन इंग्लैंड भी बुरी तरीके से साउथ अफ्रीका से हारा, अफगानिस्तान से हारा। और हम दोनों में एक चीज मुश्तरक है कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 69 रन से हराया और कल हमें 8 विकेटों से हरा दिया। तो एक ही कश्ती के सवार है, एक ही गम के जो है वो साथी है हम दोनों, इंग्लैंड और पाकिस्तान। इसलिए आपने सही इंग्लैंड का नाम लिया।
नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं ना सर कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की परफॉर्मेंस है वो वर्ल्ड चैंपियन के बराबर है। दूसरी तीसरे नंबर पर है ना, वर्ल्ड चैंपियन की ये बात कर रहे हैं हम। हाँ, वर्ल्ड चैंपियन जो इंग्लैंड है वो 10वें नंबर पर है इस वक्त, हम तो फिर भी बहुत बेहतर हैं 5वें नंबर पर, तो हम इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन से बेहतर खेल रहे हैं, ये हम अपने दिल को बहला सकते हैं। बिल्कुल वैसे दिल खून के आंसू होता है कि 2012 से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जा रहे हैं। 7 मरतबा अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने हराया, लेकिन इस मरतबा अफगानिस्तान जिंक्स तोड़ने में कामयाब हुआ। हालांकि 2018, 2019 और 2023 में फतह के नजदीक आकर भी अफगानिस्तान फतह हासिल न कर सका, लेकिन कल उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान के लिए लम्हा शुक्रिया है, क्योंकि अब हमें इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा कि क्या वजूहात है, क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंतखाब दुरुस्त हुआ था। चीफ सेलेक्टर जो 25 लाख रुपए माहाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ले रहे हैं, वो कह रहे टीम में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए थी। कौन सी टीम थी? इसका तो कोई बैकअप टैलेंट ही नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। आप इंडिया को देख लें कि इंडिया की टीम में रविचंद्रन अश्विन बाहर बैठे हैं, ईशान किशन बाहर बैठे हैं और सूर्या कुमार यादव को जगह नहीं मिल पा रही थी, मोहम्मद शमी बाहर बैठे हुए थे। तो वहां और यहाँ में कितना जमीन आसमान का फर्क है। मैं समझता हूँ संप में नहीं जा रहे। वैसे भी 5 नवंबर को ज़का अशरफ साहब के 4 महीने की मुद्दत कराने के लिए कहा, तमाम तरह इक़दाम करना शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त इतनी बुरी सूरत हाल में है ओवैस और शिफा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं सर, लेकिन जब टीम होती है किसी मुल्क की, एक चीज बताएं कि एक मुल्क की टीम है तो उसमें जाहिर है 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उन 11 खिलाड़ियों की अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी और जाहिर है कुछ वीकनेसेस भी होंगी, इंसान है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारी सारा बॉलिंग अटैक था वो एक नसीम शाह पे ही था, और सारी दुनिया ये कह रही है कि मतलब एक नसीम क्या हटा टीम में से कि सारी टीम का बॉलिंग अटैक बैठ ही गया बिल्कुल। तो मतलब इतना हम एक ही बंदे पर रिलाई करते हैं, बाकियों को ना हमने डेवलप करना है ना हमने उनमें कोई तब्दीली करनी है। बस एक गया बेचारे का कुछ खुदा न खास्ता हो गया तो बस उसके साथ सारा सिलसिला ही बैठ गया। फिर ऐसा क्यों है? या आपने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन रेज किया है शिफा। मैं वही कह रहा था कि हमारे पास बैकअप टैलेंट ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हमने बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं बनाई। तो कौन है इसका जिम्मेदार? क्या आप एक ही टीम को खिलाए जा रहे हैं? हमारे बेशतर लड़के जो है तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट। हम कोई तजुर्बा किसी नौजवान को आने नहीं देते कि कोई आ जाए आपकी टीम में जगह बना ले। वही सेट पैटर्न पर हम 11 के 11 खिलाड़ियों का इंतखाब करते चले आए, चाहे नेदरलैंड की कमजोर टीम हो, चाहे न्यूजीलैंड की कमजोर टीम हो, चाहे अफगानिस्तान की कमजोर टीम हो। सबके खिलाफ हमने वनडे जो खेले उसमें अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेले। तो कौन है इसका जिम्मेदार? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर जो लोग हैं, जो चीफ सेलेक्टर हैं, जो कोचेज हैं, वो नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में इनका ऐसा होना चाहिए। सर मैं अभी आपसे ज़रा थोड़ी अंदर की कुछ बातें पूछना चाहूँगा, लेकिन एक कॉलर भी है हमारे साथ जो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। अब्दुल हन्नान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अवैस एंड शिफा और आपके सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आज मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि हम लोग एक तो नंबर 1 टीम थी। अच्छा अब देखें अवैस कि अब ये जो मैच हारे हैं ना, अब सबके जो है वो मामला खुल के सामने ले आएंगे, सबको पैसों का बात करनी शुरू कर देंगे। भाई जब जरूरत थी, जब काम हो रहा था, तब आंखें क्यों बंद थी? अब देखें मिकी औतर पे सारी बातें उठा रहे हैं। जितने अब 70 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए अवैस, क्या इनको पाकिस्तान से कोच ही नहीं मिलता है कोई अच्छा? और अगर मिल जाता है तो उसकी लेग पुलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अंग्रेज एक तरफ से कामयाब है, ये मेरी बात लिख लें आज आप, कि अंग्रेज अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता। और यहाँ पे रोज आए दिन लाइन लगी होती है, भाई मेरा नंबर कब लग रहा है, मुझे मेरा नंबर तो बताएं कब लगेगा। तो हम जब इस चक्कर से नहीं बाहर निकलेंगे, और बाबर आजम को अपनी कप्तानी पे इतना क्यों है, या वो जो शादाब है या बाकी जो प्लेयर हैं, इन्होंने एक चेन रखी हुई है, बस यही पाकिस्तान के एक प्लेयर रह गए हैं। और कोच काइंडली अंग्रेज ही रहे, पाकिस्तानी कोच आ गया तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा इस टीम का। सर ये बताएं, हमारे पास मिकी आर्थर साहब मौजूद हैं जो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, फिर आते भी हैं। कल भी वो बड़े मायूस नज़र आए, ज़ाहिर है मायूसी की बात तो थी, लेकिन हमारे पास आपको क्या लग रहा है कि मेजर प्रॉब्लम क्या है? देखें 2-3 इशू हो सकते हैं ना। एक तो हमारी कोचिंग,
दूसरा हमारे प्लेयर्स की अपनी जो कैपेबिलिटीज और मेरिट है, तीसरा कंडीशंस, ये तीनों का जरा एनालिसिस करके बताएं कि कहाँ कहाँ हम इशू पे आ रहे हैं या सभी हमारे लिए खराब हो गए मामले। पहले तो मैं ये कहूंगा कि मेरे होते हुए जब अब्दुल हन्नान साहब जैसे एक्सपर्ट हैं तो मेरी क्या जरूरत थी, सवाल तो ये पैदा होता है। फिर दूसरे आपने कहा वैस कि जो मतलब मेन चीजें है ना, मेन चीजें जो है वो आपको मैं बताऊं, क्या मेन चीज बताऊं। देखें, पहले ही मैं कह रहा हूं कि आपके पास बैकअप में टैलेंट नहीं है, घूम फिर के आप उन्हीं खिलाड़ियों को मुंतखब कर रहे हैं दोस्ती यारी की बुनियाद पर। हसन अली 1.25 साल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए, उसामा मीर को आप चांस नहीं देते, शोर मचा तो चांस दिया। सऊद शकील को आपने बाहर रखा हुआ था, बड़ी मुश्किलों से फुट में लेकर आए। जमान खान को आपने रिजर्व में डाल दिया, अबरार अहमद इतने अच्छे लेग स्पिनर है उनको रिजर्व में डाल दिया। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनकी नीयतें दुरुस्त नहीं है। हाँ, वो बाहर बैठे ना, इनकी नीयतें दुरुस्त नहीं है। अगर नीयत दुरुस्त हो तो फिर क्यों नहीं आप टीम का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर करें। आपके चीफ सिलेक्टर में होता है 25 लाख रुपए माना ले रहे हैं, अगर आपको चीफ सिलेक्टर बनाने हुए एक और प्रॉब्लम भी है ना, हमारी लोग जब किसी के बारे में शोर मचाते हैं जी, अगर किसी एक बंदे के नाम के बारे में बहुत शोर मच जाता है, लोग कहते हैं कि भाई इसको डालें इसको डालें, तो उसको डाल तो देते हैं, परफॉर्मेंस तो उसकी भी सिफर होती है। उसामा मीर को आप देख लें, आपने भी नाम लिया कि उनको डाला तो सही है हमने, लेकिन डालने के बाद उन्होंने किया क्या उनका डालना बनता था या बस सिर्फ प्रेशर में आके क्योंकि शोर मचाया जा रहा था, आवाम बोल रही थी, लोग बोल रहे थे, तो बस चलो भाई डाल दो, इनको चुप कराओ। करना भी तो होता है ना काम कुछ। देखिए शिफा, प्रेशर में क्या आके आप उसको लेकर घूम रहे हैं, आप उसको खिलाते नहीं, और आपने एक मेगा इवेंट वर्ल्ड कप में उसको खिला दिया। क्यों खिलाया कि शादाब खान की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल सिफर होकर रह गई थी, लेग स्पिन बॉलिंग में वो कुछ नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मजबूरन डालना पड़ा ना, वरना तो वो अपने सेट पैटर्न भी चलते, वही 11 खिलाड़ियों को खिलाते। अब आप एक यंगस्टर को वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया और के अगेंस्ट आप डालते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाते हैं, तो लाजिम बात है उसको सेट होने में वक्त तो लगेगा। शादाब खान तो 2017 से खेल रहे हैं, 6 साल हो गए उन्हें खेलते हुए, तो इतना तो मार्जिन दें। दरअसल हम किसी लड़के को आगे आने नहीं दे, बैकअप पे कोई हमारे पास नहीं। अगर नसीम शाह अनफिट हो गया तो आप मुझे बताएं कि आपके पास कौन सा फास्ट बॉलर था, आप ढूंढते फिर रहे थे। आपका जो पेस ट्रायो था, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। तो मेरे ख्याल में यहाँ नियतों का भी दारोमदार है कि नियतों का कसूर है। अगर ये सही तरीके से लड़कों को प्रमोट करें, हकदार को उसका हक दें, तो कोई वजह नहीं, टैलेंट बहुत है पाकिस्तान के पास। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पीसीबी बार बार तरदीद कर रहा है कि भाई कोई तनाज़ा नहीं है टीम के खिलाड़ियों के दरमियान, कोई फड्डा नहीं हुआ। ये अंदर की बात ज़रा मैं सोच रहा था कि इसमें बताएं कितनी सदाकत है, क्योंकि बार बार तरदीद देना जो है वो भी बताता तो यही है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। नहीं, बार बार तरदीद देना इसका मतलब अनप्रोफेशनल अंदाज से क्रिकेट बोर्ड को चलाया जा रहा है। कुछ लोगों ने जो है वो खबरें उड़ा दी कि जब तक ऑथेंटिसिटी ना हो किसी खबर की, ओएस कैसे आप कह सकते हैं कि आपस में इख्तिलाफात है। मसाला डालने के लिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, महज अफवाहें थी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तल्ख कलामी होती, पहले भी हुई थी एशिया कप में जब पाकिस्तान हारा था श्रीलंका से, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि टीम में रिफ्ट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब को नहीं जाना चाहिए था अहमदाबाद। कौन सी टीम फाइनल में पहुंची थी पाकिस्तान की जो अहमदाबाद चले गए और खिलाड़ियों को पेप टॉक दे रहे थे। आपने तस्वीर देखी ना कि खिलाड़ी कितने जी आप उनको बजाय इसके कि जाकर वहां मोटिवेट आप क्यों कर रहे हैं भाई? आप मैच देखने जाए, आप मैच देखकर आ जाए, नहीं मिले, लेकिन आप खुद चले गए, चले अच्छी बात है, चले गए बीइंग द चेयरमैन ऑफ पीसीबी, लेकिन जाकर आप खिलाड़ियों को मोटिवेट ऐसे कर रहे हैं, पेप टॉक देख रहे हैं। आपने कौन सी क्रिकेट खेली है? मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। दुनिया के किसी और मुल्क का कोई प्रेसिडेंट जाकर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सदर या कोई और इंग्लैंड क्रिकेट, वेल्स क्रिकेट बोर्ड का सदर आके कोई इस तरह से बात करता है खिलाड़ियों से? ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल में ऊपर से हमें तब्दीली शुरू करनी होगी, जब नीचे तक सही होगा। आमे का आमा ही बिगड़ा हुआ है, इसके लिए हमें एक ऑपरेशन क्लीन अप करना होगा।
हाँ, ऑपरेशन क्लीनअप की असल में ज़रूरत है। अच्छा, इस ऑपरेशन क्लीनअप में मुझे बताएं, क्या हम कोई ऐसी मेथोडोलॉजी नहीं अपना सकते कि जिसको आप कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन? अब इस वक्त प्रॉब्लम हमें कहाँ नज़र आ रही है? बाबर आजम की कैप्टनसी पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। हम हार तो रहे हैं, क्या हम कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं कर सकते अपनी टीम में? वो जो हिम्मत है, वो हिम्मत कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा? क्या कोचेज़ में हिम्मत नहीं है या कप्तान में हिम्मत नहीं है? वो कहे नहीं यार ठीक है, अगर मैं कप्तानी सही नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है, कोई दूसरा शख्स जो कप्तानी का अहल हो उसको कप्तान बना दिया जाए और फिर देख लेते हैं। मतलब हम हार तो वैसे ही रहे हैं, वी हैव गॉट नथिंग टू लूज। आपने हिम्मत की बात की, इसीलिए शायर ने कहा है ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो ये इनमें हिम्मत कहाँ से आएगी, मेरी तो समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल में अभी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जो है वो चेंजेस तो नहीं होनी चाहिए। टूर्नामेंट जब खत्म हो जाए, पाकिस्तानी टीम वतन वापस आ जाए, जब उसके बाद चीजें चेंज होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर देंगे 2027 के। अगले साल जो है 2024 में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसकी तैयारी का नारा लगा देंगे। तो फिर जब तक आप सही तरीके से स्क्रूट देखें, तो हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड में एडहॉकिज्म है हुआ है। 22 दिसंबर 2022 को जिस तरीके से रमीज राजा को हटाया गया, सेठी साहब आए, सेठी साहब के जाने के बाद जका अशरफ आ गए, तो अब तक तो हमारा क्रिकेट बोर्ड एडहॉकिज्म पे चल रहा है, कोई मुस्तकिल चेयरमैन नहीं है। तो जब ऊपर से कोई सीट मजबूत नहीं होगी कि कोई देखने वाला 3 साल के लिए चेयरमैन आता है, 3 साल के लिए अगर चेयरमैन आएगा, इक़दामात करेगा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की की तरफ गामजन होगी। इस तरह से डे टू डे अफेयर की बुनियाद पर आर्जी तौर पर इक़दामात करने से क्रिकेट सुधर नहीं सकती। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस आखिर में मुझे ये बताएं, आप इंडिया गए हैं ना सर? जी, मैं कई दफा जा चुका हूँ क्रिकेट कवर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और चेन्नई भी गए होंगे? बिल्कुल, मैं चेन्नई भी गया हूँ। और आपको पता है, जब 2004 में सुनामी आया था, तो सुनामी का चूंकि ये ग्राउंड चेन्नई का चिदम्बरम स्टेडियम समंदर के किनारे वाक़ई है, तो बहुत डैमेज हुआ था। सुनामी का पानी स्टेडियम में भी आ गया था। हाँ, वो वहाँ से लाहौर तक की फ्लाइट सर कितनी देर की है चेन्नई से अंदाजन? नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं है, वह सब तो यहाँ से दुबई जाते हैं, दुबई से चेन्नई की फ्लाइट पकड़ते हैं। तो अभी तो आप वापसी के सफर की बात ना करें, अभी आप उम्मीद रखें 5 घंटे लगा लें बस। मैं कह रहा हूँ वापस बस बुलवा लो, क्या जरूरत है? वो उसके लिए वो शायर ने कहा ना, दुबई के रास्ते या किसी भी बस बुलवा लो वापस। नहीं, वो तो कहा कि पैवस्तर है, टीम से उम्मीदें बाहर रख, शजर के बजाय टीम से पैवस्तर है, उम्मीदें बाहर रख, देखें शायद ये कुछ कर दे। चले सर, शायद हमारे पास कोई शाहिद भी तो नहीं है ना जो आकर हिटिंग कर ले। वो कोई शाहिद होता था एक हमारी टीम में, वो हिटिंग करता था। अब तो हिटर्स भी नहीं रहे सर, ना कोई रज़ाक, ना कोई शाहिद, ना कोई हिटर, ना कोई उमर अकमल जो मारे। लेकिन अब हमारे पास ऐनी शाहिद रह गए बस, और कोई नहीं है। वो ऐनी शाहिद है जो हादसे का हाल अहवाल बताते हैं ऐनी शाहिद, बस यही है। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, कोई हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक। आप भी ऐनी शाहिद हैं हमारी हार के? जावेद साहब क्या हो? जी जावेद साहब बताइए जी, क्या जज्बात हैं आपके? जी, मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूं। मैंने यही बताना था कि देखें, एक मैच पाकिस्तान की टीम ये हारी है बहुत ही बुरे तरीके से। लेकिन अगर हम माजी को देखें, जो वर्ल्ड कप हमने जीता था, हमारी टीम 71 पे इंग्लैंड के खिलाफ आउट हो गई। और वही टीम जो है, जब कप्तान ने बेहतर स्ट्रेटजी बनाई और एक प्लानिंग की, डू और डाई के तरीके से वो चले, और वही टीम जो है वर्ल्ड कप जीत के आ गई। बिल्कुल। तो मेरी गुजारिश ये थी कि मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ कि जो हमारे कैप्टन है, उन्हें मशवरा दें कि एक स्ट्रेटजी अपनाई। नेक्स्ट उन्होंने क्या करना है, अभी भी मौका है हमारे हाथ में, और वो बेहतर स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे। क्रिकेट में हमेशा क्रिकेट जीतती है, ये हॉकी और फुटबॉल से थोड़ा अलग गेम है। क्रिकेट जीत गई है अब तक, लेकिन इसके आगे अगर हम बेहतर स्ट्रेटजी बनाते हैं, टीम हमारी वही है जो पहले कतर पे आउट हुई, वही वर्ल्ड कप जीत के आ गई। और जब वसीम अकरम की कप्तान का बड़ा फर्क था ना। हाँ जी, यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कैप्टन से
अब हमारी तो रसाई नहीं है आपके हवाले से। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने नंबर दिया और मेरी भी बात होगी। मैं डर रहा होगा हमारा कैप्टन के साथ, पिछले कैप्टन के साथ तुमने क्या किया, मैं नहीं कहीं जीत रहा हो सकता है और क्या, ये भी हो सकता है। थैंक यू बहुत शुक्रिया जावेद साहब, फिर बात इधर उधर निकल जाएगी, रहने दें जी। हमारे साथ एक और कॉलर भी है, तो परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी परवेज साहब। तो मेरी गुजारिश ये है आपसे भी, सर आप उनको हौसला दें। अच्छा, सिलेक्ट हो गई है, पूरे पाकिस्तान तो गए, कुछ करते ही तभी तो गए ना ये। दुरुस्त, एग्री। हौसला दें टीम को, वापस बुलाने ना बुलाने, इतना जल्दी आप लोग जो है ना हार मान जाते। जल्दी क्या, जल्दी कौन सा, 3 मैच लगातार हार गए और कितना इंतजार करें। कौन का अभी टीम अभी ये 2-3 मैच और जीत जाए तो ये सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहे। नहीं सर, मसला पता है क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, हारे बेशक जाहिर है गेम में एक साइड जीतेगी एक साइड हारेगी। सिकंदर भट्ट साहब हैं, मैच शुरू होने से पहले के साथ तबसरा खेली नहीं, उनके इतने रिकॉर्ड है नहीं, और वो बैठ के उल्टी पुल्टी बात करके ये लोग भी सुनते हैं, प्लेयर भी सुनते हैं, ये घबरा जाते हैं। अच्छा सर, घबराहट, फिर तो मुझ में और प्लेयर में क्या फर्क रह गया सर? घबराना फिर तो मैं जाऊंगा तो मैं भी घबरा जाऊंगा, प्लेयर को तो मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना सर। प्लीज मेहरबानी इनको हौसला दें, अभी पिक्चर बाकी है। अच्छा, और सर एक और आपको बात बताएं, एक जमाने में टीम जो है जब खेलने जाती होती थी, कप्तान ऐसा था कि टीवी नहीं देखने देता था इनको, ये भी बिल्कुल नहीं होता था। अब हमारा कप्तान की बात भी तो कोई सुने ना, कप्तान बोलता भी नहीं है और बात भी नहीं सुनते। कप्तान ने कल खुद कहा जी लोगों ने बहुत प्रेशर डाल दिया तबसरे में, मैंने ये चेंजिंग ऐसे नहीं होती, ये सिलेक्शन में और आपका बैठ के नहीं करते, बड़े बड़े दिमाग बैठा हुआ है, इनकी हिस्ट्री देखी जाती है। मिर्जा इकबाल बेग साहब को तो सब पता है, लेकिन अब चले गए हैं तो उनको खेलने दें। जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए मेरी इतनी बात रिक्वेस्ट है, सही कह रहे हैं, मैं आपकी तरफ से बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जी। जब मैच शुरू हो रहा है ना, खुदा का वास्ता है, इनकी तारीफ करें, इनके हौसले बुलंद करें। मैच शुरू होने में 1 घंटा होता है, सिकंदर बख्श साहब जनाब सब कहानियां शुरू कर देते हैं। सिकंदर बख्श साहब ऐसा ना करें, देखिए प्लीज, ये बात गलत है आपकी। लेकिन असल में देखिए, मैं तो वैसे ही बड़ा जज्बाती पैशनेट हूँ इस मामले में, और बड़ी कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम की मोरल भी बुलंद करूँ, बड़ी तारीफें करता हूँ, हमेशा क्रिकेट की शर्ट भी पहन के बैठता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन जब दिल टूट जाता है ना, तो फिर ऐसी बातें कभी कभी आ जाती हैं सर। मैं तो पिछले मैच में चाय भी नहीं पीने गई कि स्क्रीन के आगे से उठूंगी तो बस। कौन है? रजा साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, ये आप ही का हौसला है सर, आप बैठ के शो भी कर लेते हैं, माशाल्लाह, बरकरार रहे आपका हौसला। निकल खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर सर, वाकई आबरू ही न रही। आवाज सर कट रही है थोड़ी सी आपकी। जी सर। तो ये जब तक इनमें नहीं आएंगी वापस तो नहीं जीत सकते। हम कौन सा इनके घरों में पत्थर मार रहे हैं, इन्हें कहे हौसले से खेलो जाके, आपको पूरी कौम बैक कर रही है, क्यों नहीं खेलते हो? सर खेल ही तो रहे हैं, बस वो जो एटीट्यूड होता है ना, वो जिसको आप कहते हैं निडर होकर खेलना, वाकई निडर होकर खेलो यार। यही टीम थी, हम जब T20 का वर्ल्ड कप देख रहे थे, स्टेडियम में बैठे हुए थे दुबई में, तो यही टीम थी ना कि जो के लगातार हरा रही है, लगातार सबको हरा रही थी, ऑस्ट्रेलिया से हार गए। एक मिनट ये बात सुनिएगा कि आप वर्ल्ड कप से पहले की टीम की परफॉर्मेंस देखें, तो टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है वो यूनिटी थी। देखें, मैं वो बंदा हूँ जो इनकी टेस्ट की भी एक बॉल देखता हूँ, टेस्ट का भी 5 दिन पूरा मैं मैच देखता हूँ। क्या जब इनकी टीम में स्पिरिट खत्म होती है, क्या नजर नहीं आता कि तुम आप सही नहीं हो? अब स्पिरिट नजर आ रही है कि अब आपकी आपस में यूनिटी वो कम है। इस चीज को खत्म करो, कौम के लिए, अपने लिए नहीं, कौम के लिए। आप हमारे हीरो, हमारे लिए खेल रहे हो ना, तो कौम के लिए खत्म करो आपकी इख्तिलाफात। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है। वो इंडिया वाले जो है वो करते हैं भाई, खिलाड़ियों के तस्वीरें जला दें और उनके घरों के इर्द गिर्द जलाओ, घेराव, ये हम नहीं करते ना जी, पत्थर भी नहीं मारा। हम कौम जब आपको बैक कर रही है तो आप प्लीज खेलें। और दूसरी बात ये है सर कि देखें, एक टीम में ना मूड लिफ्टर होता है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में देखें, स्टोनिस ने 2 विकेटें ली, फिर तीसरा कैच लिया, हार्दिक पांड्या है, विराट कोहली है, वो उनके कैसे परफॉर्म करते हैं, मूड लिफ्टर है, उनकी टीम लिफ्टर है। ऐसे इंटेंट लाओ आपकी वसतत से। हमारे पास कौन है लिफ्टर? पहुंचे हमारी तरफ सर, फॉर द टाइमिंग कोई नहीं नजर आता। पहले रिजवान था, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते थे सारे। रिजवान अभी आउट हो गया, लेकिन वैसे अच्छा खेलता है, सही बात है। थैंक यू रजा भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। ये क्या था? ठंडी आहें। हाँ, बस ये ठंडी आहें भरने का वक्त नहीं है। बहरहाल देखिए जो हुआ
हम हमेशा हारने के बाद यही कहते हैं जो हुआ उसको भूलो और आगे बढ़ो। अब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक आप सर झुकाकर आगे बढ़ें, दूसरा सर उठाकर आगे बढ़ें। ठीक है, हार गए कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कौम तुम्हारे साथ है, तुम्हें जीतना है। हम बार बार वो गाना नहीं गाना चाहते हैं तुम्हें जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, छोड़ दो उस गानों को। आगे निकलो, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान।